बिजनेस तो नहीं कर रहा होगा, कोई पागल ही होगा, वो बेल्जियम में 67% टैक्स देगा। ये इंडियन है? इंडियन रेस्टोरेंट है, हलाल खाना है, गोश्त हो सकता है। कितने का होगा ये? भारत? अच्छा। बाहर खाना रीजनेबल था, रोटियां बहुत महंगी थी। रोटियां महंगी होती हैं ऐसी जगहों पर। बॉन्ड्स प्रोग्राम था वो, 5 साल के लिए हमने बॉन्ड्स रखना था, फॉर लाइफ आपको पीआर मिल रही थी। फॉर लाइफ मिल रही थी? वो बहुत लकी लोग थे। अच्छा। आपको मैं बताता हूँ कि बहुत बड़ी मार्केट है पासपोर्ट की, इतनी जल्दी बंद नहीं होगी। बहुत लोग खरीदते हैं। उसके बावजूद पुर्तगाल वगैरह को 100 फाइल्स पर मंथ मिल रही थी। ग्रीस का अपना था, बाकी EB5 हो गई, ये लोग अपने चल रहे थे। एवरीवेयर द इन्वेस्टमेंट वाज गोइंग। अगर आपने ऐसा कोई हरकत की, आपको 50,000 यूरो का फाइन है। कैसी हरकत? और आपका रिवोक हो जाएगा गोल्डन वीजा, यानी कि अगर आपने एयरबीएनबी पे दे दिया, आपने उसको ऑफिस के अंदर यूज किया, आपको एज अ ऑफिस आपने उसको यूज किया। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं और बहुत कंजर्वेटिव, तो LGBTPGTG आपको कहीं नजर नहीं है। मुश्किल से एक जगह आपको उसका फ्लैग वगैरह, फिनलैंड चले जाओ, हंगरी चले जाओ, कनाडा चले जाओ, दुबई में रह जाओ, कोई बंदा, हर बंदा नाशुक्र है, अपनी कंट्री की बुराई ही करता है। सही, हाँ, ठीक है, कोई कहीं खुश नहीं होता। नहीं खुश होता, नहीं जॉब कर सकते हैं? नहीं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द गोल्डन वीजा। 90% ऑफ द गोल्डन वीजा यू कैन नॉट वर्क ओवर देयर, ठीक है। देयर आर गोल्डन वीजा दैट यू कैन वर्क ओवर देयर, ठीक है, क्योंकि नीचे कमेंट आ जाएगा ना हमारा गोल्डन वीजा पे काम कर सकता है, किसी ने बोल दिया तो मेरे खाना पंगे शंगे में नहीं चाहिए। मैं पासपोर्ट ना ले लूं किधर का? ये 112 वगैरह इन लोग टाइप की, पासपोर्ट क्यों $100,000 में ले लूं, 80,000 में ले लूं, 70,000 में ले लूं। जैद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सब। सो बड़ा एक हमारा अनयूजुअल सा जो है इंटरेक्शन रहा, और उसके बाद आई फाउंड यू वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी कि मैंने आपको पॉडकास्ट पे बुलाया। मैंने कहा यार आपसे इतनी चीज़ें आपको पता हैं, क्योंकि आजकल इमिग्रेशन की बातें सब लोग कर रहे होते हैं ना, मतलब यूके इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन, यूरोपियन इमिग्रेशन। तो आपने मुझे एक ऐसे मुल्क का बताया जो कि आई वाज लीस्ट एक्सपेक्टिंग कि ये कोई मुझे बताएगा कि ये भी कोई चीज़ हो सकती है। तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ पर थे, दुबई में कब से हैं? और बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दुबई, बेसिकली पाकिस्तान से, कराची इस्लामाबाद से। फादर इज यानी कि माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, अम्मा भोपाल से, अब्बा सहारनपुर से, यू नो अबाउट दैट। and I have been here all my life, और यहाँ पे हम लोग का एक छोटा सा कारोबार भी है। and when I was done with my education and stuff, तो मुझे I got an opportunity to work with an immigration company due to some personal reasons, और फिर उसके बाद after working over there for a couple of years, I started my own business. Did my immigration to one of the place that you will वो उसको अभी हम डिस्कस बात करेंगे उसके बारे में, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उधर मैं मूव हुआ, और फिर देन सिंस देन आई हैव बीन डूइंग इट, इट्स बीन 12 इयर्स नाउ। 12 साल से। अच्छा, 12 साल से आप ये काम कर रहे हैं? 12 साल से काम कर रहा हूं। और आपने मुझे बताया कि हम एक एक करके पैसे टच करेंगे। लेट्स से आपने यूके की इमिग्रेशंस भी की हैं, आपने कैनेडियन भी की हैं। मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, पहले जो मेरा ब्रेड एंड बटर था वो यूएसए था। अच्छा, ओके। क्योंकि उसकी सबसे आसान सी इमिग्रेशन होती थी, L1 होता था, E2 होता। लाइक आई सेड, मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं रिफंड नहीं कर सकता। तो काम वो करो बड़ा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि रिफंड नहीं होता। हाँ भाई, मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ बड़ी कंपनियों के था कि मैं तो मेरा रिफंड नहीं हो। अच्छा, सेकेंडली आई एम अ वेंडर टू अ लॉट ऑफ कंपनीज ओवर हियर। तो वेंडर क्या होता है कि जो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनीज होती हैं, दे रीच आउट टू अ लॉयर और अ फर्म दे हु डज दीज थिंग्स, और उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सर हमारे क्लाइंट्स हैं और हम आपको देंगे, आप उनका काम करेंगे बैक हैंड के ऊपर। यू आर द पर्सन हु विल डू द इमिग्रेशन प्रोसेस फॉर माई क्लाइंट, और उसका ऑब्वियसली हम उनको चवन्नी देते हैं, वो आपको ₹2 में। तो इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, कोई बंदा लेट्स से किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाता है, हाँ, तो आप बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं? हमारे जितने भी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी की के पास कोई भी जाता है, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुबई में हो, उनका बैक हैंड पे एक वेंडर होता है। राइट। दैट वेंडर इज जिनके साथ उनका टाई अप होता है, और वो उनका इमिग्रेशन प्रोसेस करता है। अच्छा। इनका बेसिकली सेल्स ऑफिस होता है, सेल्स ऑफिस होता है, जिसमें आप जाते हैं, आप जाके वो आपको इमिग्रेशन के बारे में मोटा मोटा समझाते हैं, जो आपको समझ में आता है वो प्रोग्राम आप लेते हैं, और फिर वो प्रोग्राम को उठा के फिर वो हमसे डिस्कस करते हैं। हम जैसे किसी बंदे से डिस्कस करते हैं, चाहे वो लॉयर हो, ICCRC का मेंबर हो। जैसे कनाडा में लोग पूछते हैं कि आपके पास ICCRC है, आजकल लोग काफ़ी इंफॉर्मेशन उनके पास बहुत ज़्यादा है,
तो बंदा बोलता है हाँ जी हम एफिलेटेड हैं फलाना ICCRC मेंबर के साथ, या फिर मारा के मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए मारा होता है उधर है, उसके अंदर हम लॉयर के साथ हैं, जो भी है कि हमारे इस लॉ फर्म के साथ, यानी लॉ फर्म नहीं बताते वरना बंदा डायरेक्ट भी हो सकता है, मेरे पास भी डायरेक्ट आ सकता है तो उसको डिफरेंट प्राइस मिलेगी। सही। तो वो ट्री नहीं बताते मगर बताते हैं हाँ जी हम एफिलेटेड हैं एंड वी गेट इट डन फ्रॉम आवर लॉयर्स। सो लेट्स से अगर इमिग्रेशन कंपनी जो है या कंसल्टेंट जो है वो तो प्रोबेबली शायद लाइसेंस्ड ना हो, लेकिन जो आप लेट्स से आप हैं जो वेंडर है वो लाइसेंस ऑफ वो कोर्स होगा लाइसेंस और होता है एफिलिएटेड हो। टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री इमिग्रेशन। ठीक है। तो तो आपने बताया था यूएस के लिए आपने किया था, तो वो और अब मुश्किल हो गया है ये हाँ तो यूएस का हम लोग जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वाज नॉट अ वेंडर, मैं भी एज अ कंसल्टेंसी कंपनी की तरह निकला था। अच्छा। और क्योंकि उस वक्त और आई वाज मेरा वेंडर था एक लॉयर था बैक इन यूएस, और उसमें हमारा L1 होता है कि आपकी कंपनी है, आपने उसकी ब्रांच लगाई है यूएसए के अंदर और उसके थ्रू आपको वीज़ा मिला है, रेजिडेंसी मिली है विच इज़ मैक्सिमम फॉर 7 years, विद इन दोज 7 years यू कैन कन्वर्ट योर ग्रीन कार्ड। और फिर उसका था तो एक ज़माने में बहुत आसान होता था, बहुत सारे पाकिस्तानियों का किया हमने और इंडियंस का किया हमने, यहाँ पे एक बहुत दुबई के अंदर काफ़ी लोगों का किया, दैट यूज्ड टू बी माय ब्रेड एंड बटर वंस अपॉन अ टाइम। उसके बाद जब ट्रम्प साहब आए तो वो बहुत गिरना शुरू हुआ क्यों उसमें लाइक आई सेड कि मैं रिफंड की क्योंकि मैं बिजनेस इमिग्रेशन करता हूँ, स्किल इमिग्रेशन नहीं करता हूँ। स्किल इमिग्रेशन में कर रहा था कनाडा का, दैट वाज मैं नॉमिनल चार्ज करता था भाई जितना मेरा टाइम लगता है, लाइक आई सेड के बंदा मतलब एक तरह से आप वो फॉर्म्स फिल कर रहे थे, ये सारी चीजें आप कर रहे थे, हेल्प क्योंकि आउट कर रहे थे। वो कैनेडियन इमिग्रेशन जो एक्सप्रेस एंट्री वगैरह थी तो वो तो उसमें तो बंदा वो आपके मेरे 50 अगर मेरे 5 घंटे लगते हैं तो मेरा 5 घंटा कितना कीमती है। लाइक आई सेड मेरे ऑफिस का रेंट वेंट सारी चीज़ें प्रॉफिट वगैरह लगा के मैंने एक आपको फीस बतानी है, सब ये 5,000 दे दो 6,000 दे दो, मैंने वो करना है। सही। अच्छा मेरा बेसिकली कोर मेरा बिजनेस इमिग्रेशन था, तो अगर मेरे पास 3-5 हज़ार के बंदे आ रहे हैं वो तो मैंने करना नहीं है राइट। तो दैट्स नॉट, अब ये जो बड़ी कंसल्टेंसी कंपनीज होती हैं उनके लिए ये ब्रेड एंड बटर होता है क्योंकि उनके पास 50 आते हैं। बिल्कुल। तो दैट मेक्स अ बिग, अगर वो 5,000 भी चार्ज करें तो 50 बंदों के हिसाब से उनके पास 2-3 बिजनेस के आ रहे हैं और 50 उनके पास इसके आ रहे हैं, तो फॉर देम इट्स अ बेनिफिशियल, यानी कि उन्होंने सिर्फ फॉर्म ही फिल करना है तो बंदे को सैलरी देनी है, ये करवाना है। ठीक है। तो उनके लिए वो बेनिफिशियल होता है, हमारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं होता। हमारे लिए होता है कि जो बिजनेस करे, इन्वेस्टमेंट करे वगैरह करे तो उसमें अंदर फिर हम जस्टिफाइबल इनकम अपने रखते हैं फीस वगैरह। ठीक है। ठीक, तो हैविंग सेड दैट तो रिजेक्शंस वगैरह के चांसेस बढ़ गए, तो जब यहाँ पे भी 2 से 3 रिजेक्शंस आना शुरू हो जाते हैं या फिर केस टफ होना शुरू हो जाता है तो वी मूव ऑन फ्रॉम देयर, क्योंकि अगर मुझे आपको रिफंड करना पड़ेगा क्योंकि तो आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी टू रिटर्न यू बैक। बड़ी कंपनियाँ कर सकती हैं, जैसे कि अच्छा दूसरा बात है मैं उसके पर यकीन भी नहीं करता क्योंकि वन ऑफ माय लॉयर जब मैंने यूएस को पूरा कम्प्लीटली छोड़ा था तो उसने कहा कि यार व्हाई डोंट यू डू वन थिंग दैट एवरीबॉडी डज। ये मुझे काफ़ी कंपनियों वालों ने बोला, और यहाँ के जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे एक बंदे ने बोला कि यार मेरी अब 3 कंपनियाँ हैं, तुम्हारी एक ही कंपनी है, तुम उधर ही खड़े रहोगे अगर तुम ये नहीं किया कि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और मैंने कहा क्या क्या आपने 100 रुपये चार्ज किए, यानी कि 100 दिरहम चार्ज किए और आपको काम नहीं होगा तो 50 दिरहम वापस। अच्छा, ये पहली बात कर लें आप कि जो ना आपको हाँ 50% रिफंड होगा अगर 50% रिफंड होगा। तो कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, $10,000 चार्ज करो, नहीं हुआ आप काम 5,000 वापस कर दो। मैंने कहा इसका मतलब होना ही नहीं है। कहता है हाँ यार बड़ा डिफिकल्ट हो गया, मगर 5 तो आ रहे, 2.5 तुम्हारे 2.5 मेरे। मैं कहा जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, इसका मतलब है आई नीड टू मूव ऑन, क्योंकि माय कॉन्सेप्ट वाज कि to attract clients you need to have big company। जैसे मैंने आपको कुछ कंपनियों के नाम लिए, they have lots of people over there and मैं अकेला बंदा बैठा हूँ, ठीक है, एक ऑफिस खोल के। तो मेरा काम चलेगा या तो सक्सेस से, वर्ड ऑफ माउथ से, जिस तरह आप आए, आपके भी एक जानने वाले हैं जिनका इमिग्रेशन हुआ, जिसकी वजह से आपका मेरा ताल्लुक हुआ, वो मेरे पास क्यों आए क्योंकि उनके जानने वाले का हुआ, वो मेरे पास क्यों आए क्योंकि उनके जानने वाले का हुआ, एंड दैट इन्वॉल्व बिग अमाउंट्स ऑफ मनी दैट यू नो। वो छोटा अमाउंट नहीं था, वो बहुत बड़े बड़े अमाउंट थे जिसमें they trusted me to give around 20,000, 15,000, 20,000, $25,000 उठा के भाई इसके ऊपर ट्रस्ट करके लगाओ। ठीक, अब अगर उसमें किसी एक बंदे का भी रिजेक्ट होता या कुछ होता तो मैं अंदर होता, पाकिस्तान में ऊपर तो होता तो ऊपर होता
तो यहाँ पे अंदर होता, पाकिस्तान में ऊपर होता, ठीक है, तीसरी कोई जगह नहीं थी मेरी, ठीक। तो उस वजह से अब अकेला बंदा बैठा हुआ है, उसको अपने आप को भी बचाना है, उसका तो हम रिफंड नहीं कर सकते ना भाई, हमें सक्सेस ही करना है। द मोमेंट, अच्छा बड़ी कंपनियां दे कैन प्ले विद दिस, हाँ भाई हमने आपको 40% रिफंड कर दिया, क्यों अब हमें तंग कर रहे हो। अब बहुत सारी कंपनियां थी जो रोजाना, जिनका मैं देखता था रोजाना वो उधर जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, इतना मोटा कॉन्ट्रैक्ट बना के, मेरा तो 2 पेपर का कॉन्ट्रैक्ट है भाई, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बना के 50 पेजेस का साइन किया जा रहा है, बंदा पता नहीं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। भाई इमिग्रेशन कर रहे हैं, मोटा मोटा लिखो, बात खत्म करो, नहीं ये नहीं है सीन। तो खैर ये वाला सीन था, तो दैट वाज द रीज़न कि मैंने फिर यूएस को शिफ्ट किया। सेकंड जो ज़बरदस्ती, कनाडा का मैंने हमेशा कम ही रखा है, रीज़न बीइंग कि उसके रिजेक्शंस हमेशा से ज़्यादा रहे, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर एक्सप्रेस इंडिया एक ज़माने में बहुत अच्छा था, जब आपको पता है बंदे का पॉइंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल एक ज़माने में था, लेकिन जब बंदे के पॉइंट्स ऑलरेडी बने हुए तो फिर बंदा खुद ही कर ले, फिर तो सब पता ही है। नहीं, वो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो फिर मुझे दो। हाँ, फिर बिल्कुल कुछ लोग होते हैं जिनको असिस्टेंस चाहिए होती यानी है। फॉर एग्जांपल मेरी एक क्लाइंट थी, उसका भी बड़ा अफसोस है, मगर अब तो खैर आप ऑस्ट्रेलिया में चली गई, उसके 452 उसके पॉइंट्स आए, मगर उसके बाद वो 5 मिनट पे चला गया था। 452 वाज लाइक ऐसा मेरे था, भी 442 थे एक ज़माने में, हाँ, और वो उसके बाद वो ऊपर चला क्या गया था। पॉइंट्स थे, हाँ, यानी कि बंदे को पता था 100% मेरा तो हो गया, मैं तो जा और रहा उसके हूँ। बाद वो आया ही नहीं कभी 442 पर। हाँ, यानी वो ऐसे पॉइंट्स होते थे कि बंदा ने कहा मेरा मेरा हो गया, पैकअप करो, मैं घर जाऊँ। मैंने कनाडा, मैंने उधर की अपना वो ग्रास की ना खुशबू भी आपको आ चुकी होती है कि भाई हो गई, अब मैं पहुंच गया हूँ कनाडा। सही। मगर फिर वो एक अजाब आया कि वो ट्रम्प की वजह से ही आया था, अच्छा, क्योंकि वो वही टाइम था जब ट्रम्प हाँ, आया, और उस वक्त उसने वो कैनेडियंस जो इंडियंस थे उसके ऊपर हाँ, वो कर्ब लगाना शुरू किया। हाँ, इंडियन सारे कनाडा जाना शुरू हुए, हाँ, और इवन पाकिस्तानीज भी कनाडा हाँ, जाना शुरू हुए, क्योंकि वहाँ पर ग्रीन कार्ड के हाँ, मसले चल रहे थे। जैसे ही वो जाना शुरू हुए वहां से, तो वो लोग जो लोग जा रहे थे कनाडा, उनके हाँ, पॉइंट्स ऑलरेडी अच्छे थे। हम्म, तो वो जब वो वहां पहुंचने लगे तो पॉइंट्स पे जो है ना उनका इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया, पॉइंट ऊपर बहुत जाना ज़्यादा शुरू। ऊपर चला गया। अब वही है कि अब जो पॉइंट्स हैं और जो जिस टाइप की इन्वेस्टमेंट वगैरह ज़रूरत है, वो मैं उसका तो मैं फेवरेबल नहीं, मगर फिर भी लोग कर रहे हैं, आप जानते हैं लोग कर रहे हैं, पैसे इतने दे रहे हैं। मर्जी है भाई, आपके पैसे जितने चाहे दो भाई। हमें तो पैसे उतने ही मिलने हैं जितने आपको हमने बताने। उसके अंदर हाँ, जहाँ पे भी कोई टेंशन आई वो मैंने काम फौरन ही बंद कर दिया। तो क्योंकि भाई मुझे पता है यार यहाँ पे टेंशन आ रही है, तो नहीं तो अगर फिर भी कोई बंदा फोर्स कर रहा है कि मैंने करना है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, सर जी मेरा रिफंड नहीं है, क्लॉज पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं कर दूंगा। बट ये है, उसके बावजूद भी लोग गालियाँ देते हैं, ठीक है ना, बताने के बाद। तो मैंने कहा कि यार वो फिर मैंने काम करने ही नहीं है, चाहे लोग मुझे 10 मरतबा बोले सर भाई हम ट्रस्ट करते हैं, नहीं हुआ तो अल्लाह की मर्जी, नहीं भाई वो फिर अल्लाह की मर्जी नहीं रहती, वो आप ही तो के। फिर आपने यूएस का उस टाइम पर फिर छोड़ दिया। यूएस का छोड़ अच्छा, दिया। L1 जो वीजा होता है वो तो एक नॉर्मल कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर होता है, तो हाँ, उसमें इंटर कंपनी आप लोग कोई ट्रांसफर। कंपनी फॉर्म करते थे? हाँ, यानी कि पर्सन नीड्स टू हैव अ कंपनी। फॉर एग्जांपल L1 अगर मैं आपका करना चाहूँ, यू नीड टू ऑलरेडी, अभी आजकल कनाडा का बहुत चल रहा है इंटर कंपनी ट्रांसफर, द सेम सिमिलर लाइक L1। अच्छा। यूके के अंदर भी चलता है सोल प्रोप्राइटरशिप, लाइक ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव वीजा इज मोर लाइक L1, ठीक। तो वो इंटर कंपनी ट्रांसफ़र होता है, उसके अंदर आप अपना की, यानी कि मेरी कंपनी है दुबई के अंदर, मैंने कंपनी खोल दी यूएसए के अंदर, ठीक है, और मैंने कंपनी उसके अंदर मैं एज अ ओनर भी जा सकता हूँ, या फिर अपने किसी की मैनेजर उसको भी मैं भेज सकता हूँ फॉर हिम टू सेट अप द कंपनी एंड टू ग्रो द कंपनी। अच्छा, मोटा मोटा बता रहा हूँ, यानी कि कॉन्सेप्ट ये है। तो उसमें ये है कि आपने ऑफिस लेना है, आपने पूरा सेटअप वेटअप बनाया जैसे आप दुबई में बनाते हैं, वो सारी चीज़ें करनी है आपने, और ये और तो वो पार्ट हम लोग करते हैं, प्लस पेपर वर्क्स करने हैं, वो पार्ट हम लोग करते हैं, आपका इमिग्रेशन में अप्लाई करना है, वो काम हम लोग करते हैं। जो इमिग्रेशन ने दिया हुआ है कि आपके पास ऑफिस होना चाहिए, आपके पास बंदा होना चाहिए, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, कंपनी ऑफिस, यानी कि ऑल दिस थिंग, कंपनी अकाउंट होना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, कि उनको आके देखना है कि आपने कितना पैसा लगाया, क्या सारी चीज़ें। अब आप यूएस में तो है नहीं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू हायर समबडी हु कैन डू दैट। तो आई वॉज दैट पर्सन, हम वो करके वो सारे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करके वो सारी चीज़ें करके हम आपका इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं। इफ एवरीथिंग गोज गुड, यानी कि आपके पैसे ठीक हैं, उनको लगे कि हाँ यार ये सब कुछ ठीक है, यू गेट योर वीज़ा फॉर 1 ईयर, एक्सटेंडेबल फॉर अनदर लाइक 7 साल तक के लिए वो जा सकता है। तो दैट यूज टू बी L1, और उसको ग्रीन कार्ड के अंदर भी जाता है,
ठीक. Similarly, now there is one thing, intra-company transfer, that is Canada. तो L1 के लिए you need to have a company. So अगर आप एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल कहीं भी पैसे भेजते रहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी रीजन के अंदर हो, आप बड़े आराम से अपने मोबाइल फोन से पैसे भेज सकते हैं। मैंने यूएई से मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान पैसे भेजे हैं और बहुत अच्छा रेट भी मिलता है मुझको। और अच्छी बात यह है कि पहली दफा यूज करने के ऊपर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 25 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है। और अगर आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन या कहीं और किसी और मुल्क से पैसे भेज रहे हैं तो आपको $10 का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज करते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मैंने जब पैसे भेजे थे तो विद इन कुछ घंटों के पैसे रिसीव हो गए थे। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस ऐप के थ्रू आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, उसके बाद L1 में प्रॉब्लम्स कहाँ आई? मतलब ट्रम्प की वजह से वो फिर रिजेक्शन ज्यादा आ रही है? रिजेक्शंस बहुत ज्यादा आने लगे क्योंकि इसमें तो आपने काफी एक्सपेंसेस कर चुके होते हैं जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें एग्जैक्टली. पीछे तो काफी उसके अंदर ना वो ऑब्वियसली में पहले ही पता चल जाता है क्योंकि व्हेन वी आर डीलिंग विद वेंडर, अब जैसे मैं हूँ, मैंने आपको अभी बताया कि थोड़े से इमिग्रेशन लॉज चेंज हुए हैं. हाँ तो अब ऐसे हो गए हैं, वो ऐसे हो आपको गए हैं. पता पहले चलेगा। हाँ, क्योंकि हम मिनिस्ट्री में जाते हैं, जैसे मैं जहाँ का मैं करता हूँ, मैं उधर मिनिस्ट्री में जाता हूँ, बैठता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लॉस पढ़ता हूँ वगैरह, क्या नई चीज़ आ रही है, क्या हो चुका है, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, क्योंकि मुझे इसको देना है। नाउ आई एम अ वेंडर, तो मुझे आपको सर्विस देनी है, आपने क्लाइंट को देनी है। अगर आपका एक क्लाइंट का भी मस हुआ तो आप मेरा रोजी रोटी कट गई। तो आई नीड टू बी कम्प्लीटली, आई हैव टू ब्रिंग यू ऑन माई पेज। आप उसको कुछ भी बोलें, आपको सब पता होना चाहिए कि सर ये है, ये है, ये है, अब आपकी मर्जी, आप आगे क्या बेचते हो। राइट। ठीक. तो फिर आपने जब यूएस खत्म किया फिर उसके बाद कनाडा चल रहा कनाडा, था, ये यूके? सारी चीज़ साथ ही चल रही थी। यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, आपका फिनलैंड हो गया, आपका यूके हो गया, हंगरी हो गया। दीज वर द ऑल द प्रोडक्ट्स व्हिच वर कंबाइंड टुगेदर, इन सब में मैं बिजनेस इमिग्रेशन करता था। ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। बट यू वर नॉट द वेंडर फॉर ऑल ऑफ नो नो, आई वाज नॉट द वेंडर फॉर ऑल ऑफ दैट। सही, ठीक है, सही। वेंडर में एक का बना, ठीक, उसमें से एक का मैं खुद उधर गया, क्योंकि जब सर पे पड़ी कि कोई केसेस नहीं हो रहे हैं और जानता ही यही हूँ, तो आई हैड टू डू समथिंग। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी इमिग्रेशन की, पहुंचा उधर, और जल्दी मेरी इमिग्रेशन हो गई थी, यानी कि जल्दी ही, तो मेरे ख्याल है 8 साल हो गए। तो 8 साल के कब, तो सो वी आर टॉकिंग अबाउट, चले बता देते हैं हम हाँ, बात कर रहे हैं हंगरी की। हंगरी की बात कर तो रहे हैं। अब ईयू के अंदर सबसे पहले तो मैंने फिनलैंड का किया, मेरा रिजेक्शन हो गया। अच्छा, ओके ओके ओके। मेरा रिजेक्ट हो गया। मैंने विजिट वीजा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। मेरा पार्टनर है, कैनेडियन लॉयर है, मेरे साथ ही ऑफिस में बैठता है, हम दोनों वेंडर हैं अब। तो वो बैठा, उसने कहा यार पासपोर्ट उठाओ अपना पाकिस्तानी ना, तो उधर से खिड़की से पार फेंक दो। क्योंकि हर जगह का जहाँ भी अप्लाई करो रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। मैंने कहा यार हद हो गई, मैं दुनिया की इमिग्रेशन कर रहा हूँ, मेरी खुद की नहीं हो रही। तो मैंने फिनलैंड का अप्लाई किया, एवरीथिंग वाज गुड, रिजेक्ट हो गया। अच्छा, देयर वर ओनली वन ऑफ, फिनलैंड में आपने विजिट वीजा अप्लाई किया, वो रिजेक्ट हुआ या नहीं आपने इमिग्रेशन केस? इमिग्रेशन का। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मगर वो सीन ऐसा था कि वो साल ऐसा था कि 95% लोगों का रिजेक्ट हुआ है, 5% का, विच रिमाइंड्स मी योर की पर्सन। हाँ। और उन्होंने मुझे फिनलैंड के एक बंदे से बात करवाई थी, क्योंकि आई यूज्ड टू डू फिनलैंड बिग टाइम। तो उनसे मेरी बात हुई, तो उनको मैंने बताया, तो कहते हैं कि यार मैं उन 5% में से था। अच्छा, तो 5% में से? हाँ, तो ही वांटेड टू मूव टू हंगरी। तो उन्होंने आपके जो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे उनसे बात करवाई। आई वाज सपोज्ड टू टॉक टू हिम टुडे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि फिनलैंड छोड़ दें। तो मैंने कहा सर छोड़े नहीं, मैं आपको बताता हूँ हाउ टू डू योर केस, यानी कि आप, क्योंकि ही वाज हैविंग सम इश्यूज उनको हो रहे थे। मगर मैंने कहा कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। राइट टू रिसाइड होता है ईयू के अंदर, व्हिच आई माइट टेल यू, अगर आप पूछेंगे कि क्या होता है कि इफ़ यू हैव वन रेजिडेंसी देन ऑल ईयू इज़ ओपन फॉर यू। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो मैंने उनको थोड़ा सा दिलासा दिया, मैं कहा सर आप फजूल में और पैसा फेंकें मत, आप इसी को सेट करने की कोशिश करें। आपको 1 साल 2 साल हो गए हैं, आप पीआर की तरफ जा रहे हैं, व्हाई डू यू हैव टू गो, यानी कि आप अलग से इन्वेस्टमेंट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। कहते हैं हाँ यार आपने बताया। तो आज हमारी उनसे फिर बातचीत थी। सही। कि मगर नहीं हो सकी, इंशाल्लाह कल करेंगे। अच्छा, तो करंटली जो इमिग्रेशन का सिनेरियो है उसके अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो तो काफ़ी मुश्किल हो गए हैं। बहुत मुश्किल हो गए, मतलब लोग कर रहे हैं, हो रहे हैं। मतलब अगर आप यंग हैं, आपकी एजुकेशन अच्छी है, आप सब कुछ अच्छा है, फिर तो सारी दुनिया खुली हुई है। एग्जैक्टली। लेकिन आप एज से आगे निकल जाते हैं और वो प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर उसके अंदर बड़ी वो इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं। उसके अंदर मैं डायरेक्ट पासपोर्ट भी करता था,
ये जो वन कैरेबियन कैरेबियन वगैरह। अच्छा आखिरी मैंने 1/2 का किया था, जिसका बड़ा बड़ा अफसोस है, बंदे का पासपोर्ट आ गया था, इंडियन क्लाइंट, वेरी बिग क्लाइंट, 175 उसने पे किया, और जब 1/2 का पासपोर्ट आया उन्होंने ईयू यूके का या अच्छा उसका ईयू का जो है ना ईयू वीजा का और ईयू के सारे कंट्रीज वीज़ा जो फ्री थे वो निकल गए। हाँ दैट्स अनफॉर्चुनेट हाँ बट 175 के का था वो नहीं 175 के लेकिन ऑस्ट्रेलियन, ले 135,000 USD। $135,000 लेकिन अभी तो जो कंट्रीज अवेलेबल वो हैं 100,000 वगैरह ये सारी चीजें उसमें भी ईयू तो फिर भी है उसमें हाँ वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो नज़ला गिर रहा है ना। तो हाँ अब जैसे सबसे पहले 1/2 का हुआ, अब मुझे हाँ उसका इसलिए अफसोस हुआ, उसका जो पासपोर्ट आया उसके बाद बेचारे का हम्म कुछ ही अरसे बाद सीन हो गया। तो मैंने कहा ठीक है यार, इसका मतलब है 10 भी भागो ओके तो उस वक्त तो था जब उसको मिला। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने हाँ सुना था किसका था वही कैरेबियन में से कोई एक कंट्री था जिसका यूके का भी उन्होंने जब ये तो ये ईयू के प्रोग्राम्स उठ रहे हैं, आपको क्यों लग रहे हैं कि एकदम से ये प्रोग्राम्स उठ के इन्वेस्टमेंट्स इतनी बढ़ रही है? अभी ग्रीस का 800,000 हो रहा है, 250 से 400,000 हो रहा है, पुर्तगाल का अब चेंज हो गया है। व्हाई? बिकॉज अब 1/2 ने लत्ती मारी, ठीक है ना, ईयू निकाल दिया। ईयू क्यों निकाल दिया? क्योंकि ऑब्वियसली एनीबडी कैन बाय अ पासपोर्ट एंड एंटर, दैट्स नाउ इट्स गोना वर्क, यू नो। अच्छा बाकी जो कंट्रीज है वो थोड़ी सी अपनी ड्यू डिलिजेंस करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, तो उनके जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं वो एकदम से आपको, अभी जैसे ग्रीस का जो था 250 था, 400 था, अभी 250 और 500 था इमिग्रेशन ग्रीस का। 250 और 500 250,000 यूरोस का आप घर ले लें इन सबर्ब्स वगैरह के ठीक एरिया है में, या सही 500,000 का इन अच्छी जगह पे आप ले लें, ठीक अच्छा है। ओके अब वो जो 500,000 है वो 800,000 हो रहा है, ओके और जो 250 है वो 4 लाख हो रहा और ये रेजिडेंसी आपको प्रोवाइड करेगा है। गोल्डन वीज़ा, गोल्डन वीजा गोल्डन वीज़ा। सिमिलरली पुर्तगाल का हो गया है कि उन्होंने चेंज करके 500,000 कर दिया, पहले वो था 250 वगैरह का, अब है या तो 250 डोनेशन दे दें, 5 लाख का आप किसी कंपनी, जो हम लोग बिजनेस इमिग्रेशन करते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन कर लें, 5 लाख लगाएं कंपनी में, 5 बंदों को हायर करें, या फिर 10 ऐसी कंपनी में 5 लाख यूरो लगाएं जो कि जिसमें 10 एम्प्लॉयज़ हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये अब जो ये पासपोर्ट्स के ऊपर जो आहिस्ता आहिस्ता नज़ला गिर रहा है, तो अब रेट रेस क्या है कि ये जो पासपोर्ट्स हैं ये अपने आप को फुल सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, यार $1,00,000 का ले लो यार। यानी कि पहले जहाँ पे 30-30 हज़ार यूरो बचते थे, वहाँ पे लोग 2-2 हज़ार यूरो पे काम कर रहे हैं ओके पासपोर्ट के ऊपर। अच्छा यानी पासपोर्ट पे यू आल्सो गेट अ कमीशन फ्रॉम द गवर्नमेंट वगैरह। ऑब्वियसली आप, अगर मैं आपका पासपोर्ट लूँगा फ्री में करूँगा, मगर मुझे पीछे से पैसे मिलेंगे। तो पैसे अब ये है कि बेचने के चक्कर में जो लोग पहले 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार डॉलर कमाते थे, अब $2,000 पे बेच रहे हैं कि सर आपको कितने का मिल रहा है? $1,00,000 का। सर आप मुझसे 95 का ले लें, सर आप मुझसे 90 का ले लें, सर आप मुझसे 85 का ले लें। जैसे वो रियल एस्टेट में होता है ना वो उसी तरह से यहाँ पर भी चल रहा है हाँ, यानी कि $2,000 में भी लोग बेच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी ये ना। तो यार ये मुझे बताएं कि हाँ, ये जो कैरेबियन के हैं सेंट लुइस सेंट 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 लूसिया सेंट है। लूसिया है या हाँ इस तरह हाँ के मेरे अभी कुछ जानने वालों ने लिए हैं ये हाँ, पासपोर्ट्स और अब अब इसको पुश किया जा रहा है ना। अब जहाँ पे ये पुश हो रहे हैं, वहाँ पे इमिग्रेशन जो है ईयू की वो इंक्रीज हो रही है, गोल्डन वीजास के इंक्रीज हो रही है। तो आपको जब ग्लोबल आप जब नजर डालते हैं ना, यार ये क्यों हो रहा है? एक जगह डिक्रीज हो रहा है पैसा, एक जगह इंक्रीज हो रहा है पैसा। तो जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है पैसा, अब लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग जो 1/2 का करते थे, 130 का वी यूज्ड टू गेट अराउंड लाइक 10-15 हज़ार डॉलर वगैरह ऐसे हमें मिलता था अच्छा आपकी अच्छी गवर्नमेंट। बात ये है कि आप बता रहे हैं सब कुछ हाँ मतलब इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स कभी ये नहीं बताएंगे कि क्यों बताएंगे भाई? हाँ हमारा कोई मसला नहीं, हम तो ये कहते हैं कि यार अब मुझे 10 मिल रहा है, 3 तुम ले लो, हाँ साथ मेरा हक है। सही तो सही मैं सही इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ? हाँ ठीक है, 3 वापस कर दूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। हाँ ये नहीं कि जिस पे तुम भी खुश हो जाओगे, आप चलो मिल गए। हाँ तो अच्छा, उसमें उन्होंने एकदम से हाइक कर दी जब बंदे का पासपोर्ट वगैरह गया, तो मैं उन्होंने कहा कि सर हमने इसके अंदर ना हमने एक्स्ट्रा अभी इस महीने पैसा दे रहे हैं। मैंने कहा है, मुझे तो पता है। मैंने फ़ौरन कहा कि भाई एक्स्ट्रा पैसे आप दे रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं। उन्होंने कहा कि आपको नहीं मिले? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा खट। उन्होंने कहा कि ये नहीं, आपको भेजते हैं, 1 हफ्ते में आ गया। मैंने कहा यार ये तो 3-4 केसेस के पैसे दिए उन्होंने। दे गेव मी अ वेरी बिग अमाउंट, अच्छा a very big amount which I was not expecting। हम्म यानी मैंने आपको एग्जैक्ट अब फिगर नहीं बताई कितने में मिलता है, ठीक है। मैं आपको एक मसल बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमें कमीशन मिलता है। सही
और वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है? हाँ, यानी कि वो वेंडर्स की तरफ से मिलता है, उनके जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से मिलता है, वो आपकी उसके ऊपर क्योंकि है। गवर्नमेंट अनाउंस करती है लेट्स से $100,000, हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स वो जो बीच में कमीशन होता है वो उसमें ऐड अप होता है। नहीं, अच्छा, $100,000 जो होता है वो आपको सेल के लिए किया जाता है, फिर आपको होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फी, अच्छा वो अलग है। व्हिच इज़ €60,000, ओह! व्हिच इज़ अच्छा, €80,000, हाँ। ये जैसे $50,000 ड्यू डिलिजेंस फी, फलाना फी, पासपोर्ट फी, फलाना। तो उसके अंदर एक चंक ऑफ अमाउंट ऑफ मनी गोज़ बैक टू द पर्सन हू इज़ डूइंग योर केस। हुँ, अब कुछ कंपनीज़ होती हैं वो आपसे भी पैसे लेती हैं, $2-3,000 लेती हैं, ठीक है? हुँ, कुछ हुँ, कंपनीज़ बिल्कुल नहीं लेती हैं, हुँ, कहती हैं सर आपका काम हो जाएगा, हमें उधर से मिल जाएँगे। कितने हुँ, मिलेंगे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? हुँ, और फिर अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं आपको अच्छा ये तो सबने ही पेमेंट करनी है ना, अगर अगर आप डायरेक्ट जाओगे तब भी आप इतना ही पे करोगे। हुँ, ऐसा नहीं है कि वो आप जो कमीशन मुझे दे रहे हैं वो आपको देंगे, हुँ, नहीं, हुँ, पैसे वो उतना ही लेंगे, सही, ठीक है? सही। तो पैसे वो क्या वो होता है क्या है जो अक्लमंद होते हैं, वो पूछ लेते हैं, कहते हैं यार तुम्हें कितना देंगे? हुँ, ठीक है ना, मैं तुमसे कराऊँगा, तुम्हें अगर 20 मिलना है 10 मुझे दे देना, वरना मैं किसी और के पास चला जाऊँगा, हुँ, ठीक है? हुँ। अब आप कहते हैं चलो 10 तो आ रहे हाँ, सही, 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 हैं। सही। आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। तो अच्छा ये इस हाँ, कन्वर्सेशन का रीज़न भी यही था कि मैं थोड़ा-सा इस बिज़नेस मॉडल को भी समझना चाह रहा हाँ। था और क्या-क्या ऑप्शन्स हैं वो तो देख लेते ये हैं। इसको अभी भी लोग पुश कर रहे हैं अपने हिसाब से इतना पुश करना चाह रहे हैं क्योंकि ये बड़ा वो लॉजिकल चीज़ है ना। हुँ, ईयू के जो गोल्डन वीज़ाज़ आ रहे हैं, हंगरी के ने नया स्टार्ट किया है, ठीक है। क्यों स्टार्ट किया भाई? हुँ, ठीक। और उसको उधर उसको तो लोग जानते नहीं थे, अब जानना शुरू हो गए यहाँ पे दुबई के अंदर उसके वो हो रहे हैं, सेमिनार्स वगैरह हो रहे हैं, आके बता रहे हैं कि आप इतना इन्वेस्ट करें, फलाना करें। क्यों इधर क्यों लोग जाएँगे? व्हाई डू पीपल गो ओवर देयर? हाँ, और जो पुर्तगाल वगैरह जो है वो क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं? व्हाई वुड पीपल गो ओवर देयर? वो 5 लाख से 8 लाख क्यों कर रहे हैं? 5 लाख में बंदा ग्रीस क्यों जा रहा है? हुँ, क्यों जा रहा था? अब 8 लाख में क्यों जाएगा? और जो 2.5 लाख से 4 लाख में क्यों जा रहा है? हाँ, ठीक, हाँ। वो मैं पासपोर्ट ना ले लूँ किधर का? ये 1/2 वगैरह इन अच्छा लोग ओके, टाइप की मैं हाँ। पासपोर्ट क्यों $100,000 में ले लूँ, 80,000 में ले लूँ, 70,000 में ले लूँ। रादर देन स्पेंडिंग 500,000 हाँ, हाँ, तो क्यों ये बढ़ाते चले जा रहे हैं बड़े फ़क्र से कि भाई हम तो इतना लेंगे हुँ। और और वो वरना भी तो रेज़िडेंसी होगी। वो भी गोल्डन वीज़ा है। हाँ, सिमिलर लाइक अ पासपोर्ट व्हिच कैन गिव यू ट्रैवल यानी कि अपनी रेज़िडेंसी के ऊपर आप उसी तरीके से ट्रैवल करते हैं जिस तरह आप इन पासपोर्ट पे ट्रैवल तो करते गोल्डन हैं। वीज़ा इज़ बेटर देन रेज़िडेंसी? नहीं, रेज़िडेंसी लीड्स टू अ पीआर एंड अ पासपोर्ट। हाँ। गोल्डन वीज़ा 5 साल के लिए होता है, हुँ। ठीक है? कहीं 10 साल के बाद वैसे मोस्टली 5 साल के लिए होता है। गोल्डन वीज़ा में ये होता है कि इट डज़ नॉट लीड टू अ पीआर, इट माइट लीड टू अ अगर आप पीआर। गोल्डन वीज़ा लेकर रहना शुरू कर दें वहाँ पर और हाँ, फिर कोई नहीं जॉब इफ कर यू सकते हैं? नहीं डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द गोल्डन वीज़ा 90% ऑफ द गोल्डन वीज़ा यू कैन नॉट वर्क ओवर देयर, ठीक है? हाँ। देयर आर गोल्डन वीज़ा दैट यू कैन वर्क ओवर देयर, ठीक है? क्योंकि अब नीचे कमेंट आ जाएगा ना हमारा गोल्डन वीज़ा पे काम कर सकता है, किसी ने बोल दिया तो मेरे खामखा ना हाँ, पंगे-शंगे में सही। नहीं चाहिए। हाँ। हाँ, कर सकता है भाई तेरे कुछ भी कर सकता है। हाँ। But the mostly on the golden visa, अगर आप कंपनी लगाएंगे तो obviously you will have to become a taxpayer और सारी चीजें हैं depends on what the condition on the golden visas तो are. गोल्डन वीज़ा वो ले रहा है बंदा जिसको सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबिलिटी चाहिए। हाँ अब सिर्फ मोबिलिटी के लिए हाँ। एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हंगरी का उन्होंने गोल्डन वीजा स्टार्ट कर रहे हैं तो दे वर सेइंग अभी दोबारा से चेंज किया बीच में उन्होंने एक स्टार्ट किया उसमें अंदर हम भी बड़े इंटरेस्टेड हुए हमने कहा हम बनाएंगे हम करेंगे वो था कि 172,000 यूरोस का अब घर खरीद लो हाँ, हाँ। बहुत सस्ता है और 60,000 यूरोस अब गवर्नमेंट की फीस वो हर गोल्डन वीजे में अलग से होती है हाँ, आपको हाँ। जो पता है ना 250 सिर्फ 250 नहीं होता सिर्फ 250 आपको पता है 250 ऊपर एक छोटा सा प्लस होता है हुँ। वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फी होती है जो स्टार्टिंग 650 टू 60,000 यूरोस होती है उफ़! हाँ हुँ। वो अलग होता है हुँ। ठीक वो आपको बाद में पता चलता है जब आप लेकिन बात करते ये हैं जो कैरिबियंस हैं, इनके हाँ अंदर तो नहीं है एक्स्ट्रा फीस बहुत ज़्यादा? नहीं $100,000 होते हैं उसके अंदर डिपेंड करता है नॉर्मल अब जैसे 130 हाँ 135 में सारी चीजें इंक्लूडेड थी एक बंदे का अगर ये 100,000 वाला है। ये 1/2 का था 135 का एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड सबसे इन बेस्ट दैट कौन-सा है कैरिबियन इस वक़्त? अभी मुझे नहीं पता मैंने छोड़ चुका अच्छा आप छोड़ चुके हैं। हाँ सही, सही। सभी अच्छे हैं हाँ, लेकिन इस वक़्त भी कुछ ऐसे हैं जो कि वीज़ा ऑन अराइवल यूके का नहीं दे रहे हैं। हाँ तो वो आई सेड लाइक रीजन क्या है एक जगह इंक्रीज हो रही है हाँ। अननेसेसरली जो कि ये ट्रैवलिंग जो लोग ट्रैवल सिर्फ करना चाहते हैं क्योंकि दीज गोल्डन वीजाज आर फॉर दोज पीपल हु जस्ट वांट टू ट्रैवल लेकिन ईयू का अगर गोल्डन वीज़ा लेते हैं तो उससे इम्पैक्ट टर्की फर्ज़ करें टर्की मुझे जाना है, मैं पाकिस्तानी हाँ पासपोर्ट होल्डर हूँ, टर्की के अंदर तो टर्की का मेरा ऑन मैं ईटीए 164 ईटीए जो होता है हाँ वो उसका। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ 6 महीने का
अच्छा, with my residency जस्ट number. बिकॉज़ ऑफ हंगेरियन रेजिडेंसी। हाँ, लेकिन गोल्डन वीज़ा के साथ क्या होगा? सेम थिंग, यू हैव अ रेजिडेंसी का, यानी कि वो है। लेकिन वो रेजिडेंसी नहीं है ना, एज़ यू सेड कि नहीं, वो है तो कार्ड ना ट्रैवलिंग के लिए। तो अरे टर्की आपके लिए अवेलेबल होगा अगर आप 6 महीने का गोल्डन आपका वीज़ा। मल्टीपल वीज़ा है। गोल्डन वीज़ा हो चाहे रेज़िडेंसी हो, दोनों में। राइट, सी यू विल गेट सिमिलर बेनिफिट बट नॉट ऑल द बेनिफिट, डिपेंडिंग ऑन कि उस पे क्या है। ठीक है, एक टैक्स जो बंदा पे करता है उसमें वो अपनी इंश्योरेंस पे करता है, हेल्थ इंश्योरेंस पे करता है। ठीक ठीक है, है, हर कंट्री की ठीक जो है। टैक्स पेयर होता है उसके 3 वो चीज़ें पे करता है। एक अपनी हुँ, पेंशन पे करता है, हुँ, एक अपना जो उस कंट्री का टैक्स होता है जो 15% हो, 20% हो। ठीक है, हुँ, अ लॉट ऑफ पीपल नहीं बताते कि टैक्स सिर्फ एक नहीं होता, यानी कहते हैं ना हमारा 20% टैक्स है, हुँ, हमारा 8 पर, यानी इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट टैक्स इज डिफरेंट, इनकम टैक्स इज डिफरेंट। मेरी सैलरी है 1000 यूरो फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई 20% इधर से 20% फ्लैट वो है, इनकम टैक्स है। मैं 20% चलो यार ठीक है। नहीं, नहीं होता सिर्फ 20%, क्योंकि आपने अपनी पेंशन भी देनी पड़ती है। हुँ, इफ इट्स योर कंपनी, हुँ। आप खुद को पेंशन दे रहे हो। और वो गवर्नमेंट के फंड में जाएगी, फिर हाँ, आपके पास तो नहीं हाँ, रहेगी वो। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो वो पेंशन का अलग पैसा जा रहा होता है, ठीक है, हुँ, जो आपने कभी यूटिलाइज़ करना ही नहीं है, हुँ, ठीक। पेंशन का अलग जाता है, ठीक, और फिर एक होता है इंश्योरेंस का, हुँ, जिसकी वजह से आपको ये हेल्थ कार्ड वगैरह मिल रही होती है, हुँ, ठीक है, यू पे प्रीमियम इंश्योरेंस। और जितनी बड़ी सैलरी होती है, उतना बड़ा इंश्योरेंस होता है, हुँ, ठीक। इन सर्विस सारी इंश्योरेंस की एक ही होती है, चाहे 2 यूरो की इंश्योरेंस हो, चाहे 2000 यूरो की इंश्योरेंस हो, सबकी सर्विस एक है। हुँ। मगर वो आपकी सैलरी है जिसने आपके ऊपर इंश्योरेंस का 2000 का लगाया या 2 रुपए का लगाया, ठीक। अच्छा, एंड ठीक है। देयर इज़ अ मिनिमम सैलरी दैट यू हैव टू गिव योरसेल्फ, एंड अकॉर्डिंग टू योर फैमिली साइज़ यू हैव टू इंक्रीज़ दैट सैलरी, ठीक है। हुँ, और फिर उतना ही इंश्योरेंस जा रहा होता है, ठीक है। ठीक। अदरवाइज़ आप अलग से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हंगरी के अंदर 15% कॉर्पोरेट वो है, इनकम टैक्स है, व्हिच इज़ वेरी गुड। हाउएवर जो मेरा इंश्योरेंस जो जा रहा है, वो जा रहा है 300 यूरो का पर मंथ। पर मंथ? हाँ, हाँ, इंश्योरेंस, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस। अच्छा, वो और जो मुझे पता नहीं, तो मेरी जो टैक्स जो बन रहा है, पहले मेरा टैक्स होता था 300 यूरो का पर मंथ, जिसमें मेरा वो भी था, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भी था। हाँ, फिर क्या हुआ, मैंने अपनी फैमिली के लिए अप्लाई किया, तो उस ज़माने में मुझे पता नहीं था, तो हमारे एक चीते जो दोस्त हैं, उन्होंने जो मेरा जो ऑफ़िस का स्टाफ है, अच्छा वो अकाउंटेंट आपको बताता है, और अकाउंटेंट डफ़र हो तो आपको मरवा देता हुँ, है। यू नीड टू हैव अ गुड अकाउंटेंट, हुँ, ठीक है ना? हुँ, लॉयर नहीं, लॉयर का तो काम सिर्फ़ एप्लीकेशन बनाना होता है, ठीक है? हुँ, हमारा काम होता है करने का। असल आपका जो गेम जो होता है, आपके अकाउंटेंट के हाथ में होता है, जो वहाँ का टैक्स फाइलर जो टैक्स फाइल करता है, आपकी कंपनी की सारी चीज़ें बताता है। उसने बोल मैंने कहा कि यार मैंने अपनी फैमिली का अप्लाई करना है। उसने कहा अच्छा तुम अपनी सैलरी ना कम से कम 2000 यूरो की रख लो। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि अच्छी बात है कि रख लो, क्या है इससे 15% तो टैक्स वगैरह। उसमें ये नहीं बताया कि जो मेरा इंश्योरेंस है हुँ, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, उस वक़्त मुझे उसने बोला कि यार 400 यूरो दे 300 यूरो दे रहे हो, 600 यूरो दे दोगे? मैंने कहा कि अच्छा 300 600 चलो ठीक है। पता चला मैं 1000 यूरो दे रहा हूँ। ओह! मेरे तो आँखों में से गुस्सा, मैंने कहा ये क्या? पर मंथ? पर मंथ, मैंने ये क्या किया? हाँ, कहती यार देखो वो है तो कम, ऊपर इंश्योरेंस जो आ रही थी वो 300 यूरो अलग की आ रही थी। अच्छा, अच्छा, मज़े की बात है, व्हेन यू गो टू एनी ऑफ द ईयू, हंगरी का ये है कि उधर का जो मेडिकल है बहुत अच्छा हुँ, हुँ, है। जो पब्लिक मेडिकल है इज़ वेरी नाइस। और अच्छा मैंने एक चीज़ देखी है, आप फ़िनलैंड चले जाओ, हंगरी चले जाओ, कनाडा चले जाओ, दुबई में रह जाओ, कोई बंदा, हर बंदा नाशुक्र है, अपनी कंट्री की बुराइयाँ ही करता है। सही, हाँ, ठीक है कोई ना? कहीं खुश नहीं होता। नहीं खुश होता। दुबई वाले कनाडा आना चाहते हैं, कनाडा वाले हाँ, दुबई जाना चाहते दुबई हैं। जाना चाहो, हाँ, कोई नाशुक्रों की तो कमी ही नहीं है। हाँ, अब जैसे मैं अभी आ रहा था एयरपोर्ट के ऊपर, बंदा मेरे साथ था, हंगेरियन था, मुझे छोड़ने जा रहा था, तो दे स्पीक इंग्लिश, बहुत अच्छी उनकी इंग्लिश होती है, तो मुझसे बात कर रहा था, कहता है कि वेयर डू यू लिव? मैंने कहा दुबई। हुँ, कहता है कि अच्छा, और तुम यहाँ पे कितने सालों से? मैं कहा 8 साल वगैरह। हुँ। तो कहता है हाउ डू यू लाइक हंगरी? मैंने कहा बहुत अच्छा है, तुम्हें नहीं पसंद? मैंने कहा तुम्हें नहीं पसंद होगा। हाँ, तो हाँ, कहता है कि हाँ यार फलानी जगह पे। मैंने कहा कि यार तुम्हें ये बेनिफिट्स मिलता है? कहता है कि हाँ। मैंने कहा बाकी जगहों पे नहीं है। मैंने कहा तुम्हें तुम सेफ है? मैंने कहा हुँ, हंगरी सेफ है, तुम हुँ, रात के 4 बजे भी घूमते हो? हुँ, कहता है हाँ। मैंने कहा बाकी जगहों पे ऐसा नहीं है। मैंने हुँ, कहा दुबई में है, मगर हुँ, दुबई बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। हुँ, मैंने कहा कि मैं इस इलाके में रह रहा था, जो कि दुबई मरीना समझ लें, हुँ, ठीक है, या बिजनेस पे समझ लें। और मैं वहाँ पे जो मैं रेंट दे रहा था 3 बेडरूम अपार्टमेंट का, वो मैं 1000 यूरो दे रहा था, अच्छा, ठीक, क्योंकि मैं एयरबीएनबी दे रहा था, महंगा दे रहा था। सही, और जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड, प्लस कॉफ़ी वाज इंक्लूडेड,
प्लस वॉशिंग मशीन का डिटर्जेंट वगैरह एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड, प्लस यूटिलिटीज ऑफ माय वॉशरूम वाज इंक्लूडेड, साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह, ये एवरीथिंग। 1000 यूरो के अंदर 3 बेडरूम। 3 बेडरूम अपार्टमेंट, प्लस जो वो वॉश होता है उसका उधर, एवरी हाउस हैज़ अ इलेक्ट्रॉनिक वॉशर, क्योंकि उसको मॉडर्न हाउस बोलते हैं। बाहर से तो आपको लगेगा पाकिस्तान के सदर में, अंदर दुनिया अलग है, ऐसा घर है, ठीक है। सही सही। तो वो उसके अंदर वो डिश वॉशर वगैरह की सारी चीज़ें वगैरह सब कुछ आपको, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ्रिज भरना है, और कॉफ़ी भी नहीं पीनी, कॉफ़ी ग्रीन टी वगैरह सारी चीज़ें भी वो लैंडलॉर्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉर एज मच एज यू आर लिविंग ओवर देयर, ठीक है, वो भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो और वो था एयरबीएनबी में, विच इज एक्सपेंसिव, और अगर मैं नॉर्मल में लेता तो मुझे 700 यूरो का पड़ता, और वो प्रीमियम जगह जहाँ पे, अच्छा, और हर 2 हफ्ते में क्लीनिंग लेडी भी आती है जो कि फ्री में आके साफ करके जाती है, राइट, ठीक है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिलनी थी 700 में, अगर मैं रहता लंबा। तो मैंने कहा दुबई के अंदर भाई साहब, हाँ बिल्कुल, बिजनेस बे मरीना, यू मैं एक जस्ट से फॉरगेट एक अबाउट इट। मैं ना वो आंखों से धुआं निकलता है, जब वो वही सेम 3 बेडरूम अपार्टमेंट बिजनेस बे के अंदर, एक 40 का, एक 50 का, एक 60 का, एक 80 का, तो मैंने कहा जमीन आसमान का फर्क है। तो उसने कहा हाँ यहाँ पे सस्ता है। मैं कहा तुम लोगों का रहना सस्ता है। मैं कहा सैलरीज के अंदर तुम्हारी कैप्स, यानी यानी कि इतने, इससे ज़्यादा ना गवर्नमेंट आपको चार्ज नहीं कर सकती। बहुत अच्छी चीज़ है कि वो कंजर्वेटिव इलाका है, conservative in a sense which is right now very important for a lot of families to look into it, क्योंकि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो यूएस से आप हंगरी आ रहे हैं, क्योंकि एलजीबीटी का जो, राइट, यही मैं कहने वाला था, यूरोप तो बहुत खुला हुआ है। हाँ बहुत खुला हुआ है, हंगरी नहीं है, हंगरी नहीं है, कंजर्वेटिव है। अच्छा अच्छा। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं और बहुत कंजर्वेटिव हैं, तो एलजीबीटी आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, मुश्किल से एक जगह आपको उसका फ्लैग वगैरह भी, अगर मैंने तो बहुत एक ही मर्तबा देखा है एक जगह, तो वहाँ पे नहीं है इतना उसका, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, यानी बच्चों को अच्छी तालीम देनी चाहिए, बच्चों को ये वगैरह, यानी नॉर्मल वो माहौल है। दूसरी बात है कि वहाँ पे अय्याशी नहीं है, कंजर्वेटिव रिलीजियस हैं, तो उधर जगहें हैं बहुत कम है, यानी कि जगहें हैं मगर नॉट, स्टूडेंट तो नहीं जा सकता। अब जैसे मेरा क्लाइंट है, वो हम लोग उधर है, हम लोग काफ़ी अर्सा रहे, 3-4 महीने रहे, तो उसने मुझे बोला, कहता यार मैं यहाँ पे अपने बीवी बच्चों को छोड़ सकता हूँ, अपने बेटे को तो मैं फ़ोन यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। कहता कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। कहता मैं घर खरीदता हूँ उसको यहाँ पे छोड़ूंगा, कहता कुछ नहीं कर सकता, मैं दुबई में डरता हूँ, यहाँ पे नहीं डरता। अच्छा, कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, इस वजह से बच्चे भाग जाते हैं बेल्जियम वगैरह, बेल्जियम जाने के चक्कर में होते हैं, स्पेन जाने के चक्कर में होते हैं, ऑस्ट्रिया जाने के चक्कर में होते हैं। अब यूक्रेन तो खैर बंद ही हो गया, तो वो क्योंकि वो बोरिंग जगह होती है उनके लिए, कहते हैं कि यार शराफत की जिंदगी गुजारो। तो उसमें ये कि खाने पीने के लिए आप जा सकते हो, ज्यादा हो गया पूल वूल खेलने के लिए चले गए, ठीक है। तो बहुत, यानी कि मुझे बहुत बाशरा हंगरी। हाँ भाई, अच्छा, इतना शराफत मैंने नहीं गुजारी जितनी मैंने उधर गुजारता हूँ। अच्छा, तो उधर बहुत शराफत वाली जिंदगी है, अच्छा, बाय डिफॉल्ट, ठीक सही। है, क्योंकि नोबडी विल वेस्ट देयर मनी इनटू ऑल दोस थिंग्स, को आसान नहीं होता, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं 100 यूरो खर्च करें, तो वहाँ पे 100 यूरो वहाँ के 7 दिन का खाना है। तो आपको पता है कि मेरा 7 दिन का खाना है और 300 यूरो में मेरा पूरा महीना गुजरता है, तो मैं अपने 20, यानी कि मैं क्वार्टर में अपना एक रात में तो मैं नहीं उड़ाऊंगा, अनलेस अनटिल आई एम अ मिलियनेयर, और बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकता। अगर आप जीसीसी कंट्रीज में रहते हैं और आपको यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू मैंने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और अगर आप चाहते हैं कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करें या डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें, या लेट्स से एप्पल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, अमेजोन के स्टॉक में इन्वेस्ट करें, या गूगल के, या किसी भी इस तरह की कंपनी के जो कि यूएस बेस है उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको बहुत आराम से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ना सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको होगी, प्लस ये कि इसमें डिविडेंड्स भी मिलते हैं, जो कि मैं मल्टीपल अपनी वीडियोस बनाता रहता हूं, जिसके अंदर मैं जिक्र करता हूं कि किस तरह से मुझको डिविडेंड्स मिलते हैं और मैं उन डिविडेंड्स को रीइन्वेस्ट कर देता हूं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आपको बराका के ऊपर अपना अकाउंट खोलना हो तो मेरे रेफरल लिंक को यूज करते हुए अप टू $25 का रेफरल बोनस मिल सकता है। आई होप कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्मूथ रहे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ठीक। सो अब अगर मैं बात करूं कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, हाँ। पहले हम गोल्डन वीजा की बात करते हैं। हाँ। लेट्स से मल्टीपल कंट्रीज में गोल्डन वीजा है, हंगरी में भी है,
हंगरी में भी अब स्टार्ट कर हंगरी में भी, लेकिन इस गोल्डन वीजा का अब मुझे समझ में आ रहा है जस्ट एज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट और इट्स अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट फॉर पीपल हु डू नॉट वांट टू स्टे देयर, हाँ बिजनेस नहीं करना चाहते, टैक्स नहीं देना चाहते, सिटीजनशिप नहीं लेना चाहते, और अभी जो आफत आई हुई है पासपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है, उनको नहीं, मगर कल को अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो उसको प्रोसीड कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, उसको कन्वर्ट करा सकते हैं नॉर्मल रेजिडेंसी के अंदर, एंड देन दे कैन डू द सिटीजनशिप एंड पासपोर्ट। तो गोल्डन वीजा की कॉस्ट कितनी है अगर इसकी बात करें और डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर मैं करें? आपको 3 बताता हूँ। हाँ ग्रीस को ले लें, ग्रीस हाँ का पहले था 250 हाँ हाँ इन सबर्ब्स वगैरह में विदाउट द गवर्नमेंट फी, और आपने घर ले लिया। अभी जो है वो 4 लाख कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी मुसीबतें आने वाली हैं पासपोर्ट्स के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि भाई पैसा कमाएगा तो तुमको आना है तो ज़्यादा पैसा दो। ग्रीस लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं क्योंकि स्मॉल पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत वेल नोन जगह है, पाकिस्तानी इंडियंस वगैरह के लिए ग्रीस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू गो। तो उसको 4 लाख कर दिया, और जो अच्छी सिटीज़ वगैरह में जो घर वगैरह थे वो 5 लाख के थे पहले, अब उनको 8 लाख कर दिया, यानी 8 लाख कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो उसमें अभी नया प्रमोशन स्टार्ट हो रहा है, फ़ौरन 10% दे के अपने आप को बुक करवाएं, और फिर दिसंबर से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट कर दें। अभी 10% बुक करवा लें अपने आप को, और फिर दिसंबर में कर लें। दिसंबर के अंदर बोलेंगे सर गलती हो गई सर, दे दो पैसे। तो अच्छा हाँ, तो 10% तो गए। 10% गए, लेकिन बाकी पैसे आपको जो हैं वो पूरे देने हैं हाँ, दिसंबर तो तक। यानी कि विदिन दिसंबर, यानी कि अभी आप बुक करवा लें, क्योंकि अब दिसंबर के अंदर, जनवरी के अंदर वो 8 लाख का और 5 लाख का हो, यानी 8 लाख का और 4 लाख का हो रहा है। तो जिसने 250 का करना है अच्छा, और चेंज कर दिए हैं लॉज ये था कि पहले आप अपने उसी का घर को आप एयरबीएनबी में दे सकते थे, अब नहीं दे सकते। ओह, हाँ, आपको और लॉन्ग टर्म रेंटल ही देना होगा। लॉन्ग टर्म रेंटल्स का भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। आई विल सेंड यू द डिटेल्स व्हिच यू कैन शेयर हाँ अगर आपको होगा। हाँ, उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें कम कर दी हैं। पहले उस लोग जो थे तो वो जो आपको अपने पर्सनल रेजिडेंस के लिए रखना होगा घर? हाँ, या फिर बंद रखना होगा। ओह नो। तो जिसको नहीं करना, तो वो शॉर्ट टर्म रेंटल पे नहीं दे सकते, लॉन्ग टर्म पे दे सकते, एयरबीएनबी नहीं कर सकते, क्योंकि पीपल यूज्ड टू मेक गुड मनी ऑन एयरबीएनबी, हाँ हाँ हाँ, तो वो नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी तो कर सकते हैं, मगर 1 साल के अंदर नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, दूसरा अच्छा, ये मुझे एक और चीज़ बताएं कि अगर मैंने आज फर्ज करें 2.5 लाख यूरोस देकर ये हाँ, कर लिया, हाँ। और जब रिन्यूअल का टाइम आता है तो वो उस टाइम का लॉ अप्लाई होगा उसके ऊपर, नहीं, या नहीं, 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 वो जो आपने ले लिया वो ले लिया, ठीक है। नहीं? लेट्स से 5 साल का कितने साल का 5 गोल्डन साल वीजा? का, 5 साल का, 5 और साल। रिन्यूअल के टाइम पर फिर क्या होगा? वो आपका सिंपल सा जो रिन्यूअल जो फीसेस वगैरह होती है वो लेते हैं, देखते हैं कि आपने जो उधर की कंडीशन है 1 हफ्ते की या 10 दिन की, आप रहे हैं या नहीं रहे हैं, और आपने साल में? साल में, हाँ, हाँ हाँ, अगर आपने ऐसा कोई हरकत की तो आप पे 50,000 यूरो का फाइन है। कैसी हरकत? और आपका रिवोक हो जाएगा गोल्डन वीज़ा, यानी कि अगर आपने एयरबीएनबी पे दे दिया, ओह, आपने उसको ऑफिस के अंदर यूज़ किया, आपको एज अ ऑफिस आपने उसको यूज़ किया, सही क्योंकि सही। लॉट ऑफ पीपल वर कन्वर्टिंग देयर, जैसे जिनको बिजनेसमैन है वो अपने पहले इट वाज अलाउड, नाउ इट विल नॉट बी अलाउड। तो जिन्होंने अपने ऑफिस बनाए हुए बेचारों को अपना वेकेंट करना पड़ेगा। और ग्रीस में मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी प्राइसेस तो अप्रिशिएट नहीं हुई होंगी एज सच। मेरे ख्याल है होंगी, अभी हर अच्छा जगह हो रही हैं, हंगरी में भी हुई हैं, हर जगह अच्छा होंगी। अच्छा। क्योंकि देखें, एक आपको मैं बताता हूँ कि बहुत बड़ी मार्केट है पासपोर्ट की, इतनी जल्दी बंद नहीं होगी। हम्म आपको पुर्तगाल का बताता हूँ, पुर्तगाल ने अपना इमिग्रेशन का एक सेक्शन बंद किया, अभी नया निकाला है। हम्म तो उसके अंदर जो पहले उनके गोल्डन वीज़ा का जो प्रॉपर्टी का था, तो उन्होंने तकरीबन 10,000 उन्होंने दिए, इमिग्रेशंस दिए, 10,000 इमिग्रेशंस दिए। सही। इट वाज अराउंड लाइक 100 पर मंथ है, 100 पर मंथ था। हाँ हाँ। तो उन्होंने 10 साल तक उनका मेरा ख्याल चला है, या 5 साल तक का चला है। तो 100 फाइल्स वर गोइंग पर मंथ, ठीक है, जो कि जा रही थी। तो वो 100 फाइल्स हो गई, ठीक है। अब बहुत सारी फाइल्स जो हैं, जो कि पासपोर्ट है, पासपोर्ट इज़ अ वेरी बिग मार्केट, बहुत लोग ख़रीदते हैं। उसके बावजूद पुर्तगाल वगैरह को 100 फाइल्स पर मंथ मिल रही थी। ग्रीस का अपना था, बाकी EB5 हो गई, ये लोग अपने चल रहे थे। एवरीवेयर द इन्वेस्टमेंट वाज गोइंग। नाउ दैट इन्वेस्टमेंट विल शिफ्ट इन अ व्हाइल एंड कम टू EU। अब उनके पास चॉइसेस क्या हैं? चॉइसेस उनके पास है, आपका ग्रीस हो गया, आप हर EU वाले अपना निकाल रहे हैं, और कोई सस्ता नहीं निकाल रहा। क्यों नहीं निकाल रहा? क्योंकि उनको पता है इनको इत्थे ही आना है। जब आना है तो हम क्यों सस्ता करें,
ठीक। और बाकी जो और फिर ईयू का प्रेशर भी होगा ना कि आप सस्ता हाँ, क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं प्रेशर नहीं है, पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी है। हर कोई आप हंगरी को करने की जरूरत नहीं है, मगर अपॉर्चुनिटी सही। एन अपॉर्चुनिटी एक ज़माने में उन्होंने किया था, वो बॉन्ड्स प्रोग्राम निकाला था। जब वो ख़त्म हो गया, वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई, चुप बैठ गए, दोबारा आ रही है तो फिर निकाल दिया। अच्छा। तो इट्स ऑल अबाउट कैपिटलिज्म, क्या कहते हैं उसको, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म हाँ। क्या डिसलिस्टिक वगैरह का वो चक्कर है फिर। खैर हाँ। एनीवेज सो अच्छा तो गोल्डन दूसरा पुर्तगाल हो गया। हम्म पुर्तगाल का गोल्डन वीज़ा का क्या सीन है कि 500,000 यूरोस, जो कि आप उसमें 3-4 प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम ये है कि आपने बिजनेस इमिग्रेशन किया, उसमें 500,000 यूरोस लगा दिए, उसमें 5 बंदों को हायर किया, और 500,000 यूरोस की उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। अगर बुक्स वगैरह लोग बनाएं दैट इज़ डिफरेंट, मगर ये है कि दे विल कम एंड वो इतना आसान नहीं है जितना लोग, अगर कोई आपको बोले सर आप किताबों में दिखा देंगे आपने 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये नहीं, इतना आसान नहीं है। तो आप 5 लाख इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? एग्जैक्टली दैट्स द थिंग हम्म कि वो दे यू हैव टू शो के प्रोडक्ट्स लिए हैं, ये लिए हैं, या कोई कंपनी एक्वायर की है। अच्छा, दूसरे एक चलती हुई कंपनी में आपने लगाए सही जिसमें ऑलरेडी 10 लोग काम कर रहे हैं, सही। ठीक है, 10 लोगों को आप सैलरी करें, तो चलते हुए बिजनेस में आपने 5 लाख यूरो लगाए। हम्म दूसरा, अच्छा, ये ऐसे ऑप्शंस देते हैं जिनको पता होता है, जो उनको ऑप्शन चाहिए होता है ना उस तरफ पुश करने के लिए, हम्म कि इधर ये बंदा, हम चाहते हैं ये बंदा ये ले, हम्म ठीक है, तो ऐसे अजीब से ऑप्शंस पैदा करेंगे आप, उन्हें कि यार ये क्या सेंस ही नहीं बन रहा, मैं क्या करूँ, अच्छा मैं ये कर लेता हूँ। अच्छा, फिर वो एक ना एक टॉफ़ी देते हैं। आप देखें, आप 5 लाख यूरो है, आप कह रहे हैं सर 5 बंदों को आप सैलरी दोगे, 10 बंदों को सैलरी दोगे, इतने पैसे आपके ज़ाया होंगे, ये होगा, फलाना होगा, 60-70 हज़ार यूरो आप वो दोगे, एक 50, एक 70, 2 लाख यूरो का आपका नुकसान हो जाएगा, आपका ये सारी चीज़ें। बंदा के हाँ, अब तीसरा ऑप्शन सुन लें, 2,50,000 यूरो की डोनेशन दे दो। अच्छा, डायरेक्ट टिप पर काम ही खत्म करें। आप जैसे वो कैरिबियंस में खरीदते हैं पासपोर्ट तो हाँ, 250 की डोनेशन दे दो। हाँ उसमें आपके दो, अच्छा यहाँ पे उसको पुश करना चाह रहे हैं कि सर आपका आप 60-70 हज़ार यूरो का वो दोगे, फलाना ये करोगे, 10 बंदों को सैलरीज दोगे, 1 साल तक वो सही। जाएंगी, ठीक है, 1000 भी दोगे तो 10,000 यूरो, तो वो 5 साल के लिए रखोगे तो कितना जाएगा। अगर 1000 यूरो भी दे रहे हो, 10 बंदे हैं तो कितने, 10,000 यूरो मल्टीप्लाई बाई 12 इज 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5.5-6 लाख यूरो तो आप ऐसे ही आपके चले गए। बिल्कुल। 250 अच्छा नहीं है? हम्म आप एक साथ 250 दो सर, मामला मुकाओ, ठीक, आपको गोल्डन वीज़ा मिल गया। सेकंड आ जाएँ, थर्ड आ जाएँ, हंगरी आ जाएँ, वैसे तो बहुत सारे हैं, हंगरी आ जाएँ। हंगरी ने क्या किया है, हंगरी ने काफ़ी प्रोग्राम्स निकाले। पहले उन्होंने निकाला था मगर वो फेल हो गया प्रोग्राम। अभी उन्होंने नया प्रोग्राम निकाला है जो कि अभी जुलाई के अंदर स्टार्ट होगा। वो प्रोग्राम ये है कि 250,000 यूरोज़ का, या तो आप वो बॉन्ड्स खरीद लें, रियल एस्टेट बॉन्ड्स खरीद लें, जिस तरह आपने वो बनाई थी ना। रीट्स हाँ, रीट्स होते हैं या क्राउड फंडिंग तो नहीं होगी, रीट्स होंगे नहीं, मेरे ख्याल से। वो रियल एस्टेट बॉन्ड सर्टिफिकेट है, अच्छा, ठीक है। 250 का, वो आपने सही 5 साल के लिए आपने खरीद लिया, उसको सही। कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, ठीक अच्छा, है, कोई बेनिफिट कोई नहीं होता। बेनिफिट नहीं नहीं, मिलता, नहीं भाई, आपको अप्रिसिएशन वगैरह नहीं नहीं, होती। आप घूम रहे हैं। अच्छा। ठीक है, आप घूम रहे हैं, आपको और क्या चाहिए? हम्म हम आपको आने दे रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है सर। हाँ। ठीक है, तो आपको वो मिल गई। दूसरा है 5 लाख की, या तो प्रॉपर्टी खरीद लें। अच्छा। अच्छा, प्रॉपर्टी का वही सेम रूल्स हैं कि भाई आप उसको एयरबीएनबी में नहीं दे सकते, लॉन्ग टर्म रेंटल पे दें या खुद रहें, तो ये है। अच्छा, और उसके अलावा उन्होंने 3 और प्रोग्राम्स कर दिए। अच्छा। 3 प्रोग्राम्स क्या हैं, जिसमें से एक तो जो मैं कर रहा हूँ, और 2 और प्रोग्राम्स निकाले हैं। एक तो उन्होंने स्किल इमिग्रेशन के लिए निकाला है, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू ओनली ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो उनके लिए अलग उन्होंने एक स्ट्रीम निकाली है, ठीक है। वो दैट आई एम नॉट लुकिंग इनटू, तो मुझे उसका इतना पता नहीं है। बिजनेस के 2 प्रोग्राम्स उन्होंने निकाले हैं, एक आईटी सेक्टर का, एक जो मैं करता हूँ, ठीक। ये हो गया गोल्डन वीज़ा। सही। लेकिन आप गोल्डन वीज़ा तो नहीं करते हैं, आप तो गोल्डन वीज़ा भी मैं करता हूँ अच्छा, सर, गोल्डन करवाएं। वीज़ा भी करते हैं। तो गोल्डन वीज़ा की क्या कॉस्ट है हंगरी की? हंगरी की जो एक है 250, जिसमें आपने बॉन्ड्स बॉन्ड्स लें, आपने हाँ, लेने हैं। अब प्लस गवर्नमेंट फी, प्लस ऊपर जो 60-70 जो भी है, जो अभी ओके। डिस्क्लोज होगा जुलाई और के ये अंदर अगर तक। आप वंस आप ये करते हैं तो हाँ, 5 साल बाद क्या होगा फिर? कुछ नहीं, आप रिन्यू करवाएं। 2.5 लाख तो चले गए तो चले गए वो। चलेगा तो चलेगा। अच्छा। हाँ, बट नहीं, यू विल गेट योर मनी बैक आफ्टर 5 to 10 years, अच्छा, डिपेंडिंग ऑन। ओके। क्योंकि जुलाई में ये एक्चुअली होगा, अभी तो कह रहे हैं, 2 का हमने बॉन्ड्स खरीद लिए, जैसे वो था बॉन्ड्स प्रोग्राम था, वो 5 साल के लिए हमने बॉन्ड्स रखना था, फॉर लाइफ आपको पीआर मिल रही थी, फॉर ठीक। लाइफ मिल रही थी?
वो बहुत लकी लोग थे, अच्छा बहुत लकी लोग हैं जिन्होंने पीआर लिया वो बॉन्ड्स प्रोग्राम के अंदर। अच्छा 3 लाख यूरो। आखिरी जो बंदा था मेरा क्लाइंट था पाकिस्तान से था अच्छा अच्छा। जिसको मिला, हम्म लास्ट पर्सन हु गेट्स इट ही वाज माय क्लाइंट, हम्म और उसको मिला। हम्म। उसको अभी रिसेंटली उसको पैसे वापस मिले, अच्छा उसके 3 लाख यूरो वापस मिले उसको। सही सही सही। और वो गोल्डन वीजा प्रोग्राम था या पीआर प्रोग्राम था? पीआर वो प्रोग्राम पीआर था, वो प्रोग्राम था। बेस्ट प्रोग्राम होता है अच्छा क्योंकि पीआर कैन कन्वर्ट इनटू अ पासपोर्ट इफ़ यू फॉलो देन रूल्स। तो आपका एक बहुत बड़ा चंक का जो प्रॉब्लम है कि आपको रेजिडेंसी से, अच्छा दीज आर रेजिडेंसी प्रोग्राम्स। हम्म गोल्डन वीजाज आर रेजिडेंसी, गोल्डन वीजा बोलने में होता है रेजिडेंसी व्हिच लीड्स टू अ पीआर एंड द पासपोर्ट आफ्टरवर्ड्स। तो वो जो पीआर प्रोग्राम था उसने बाईपास कर दिया था रेजिडेंसी प्रोग्राम्स को, इसलिए बहुत अट्रैक्टिव था। जिसके पास पैसे थे उसने अगर कर लिया तो वो बहुत ज़बरदस्त था। तीन तो लाख कब खत्म हुआ था ये प्रोग्राम? इट्स बिन 6 years now। अच्छा तो हाँ, सही। अ, तो वो क्योंकि मैं अभी मिला है ना उसको तो 5 साल तो हम्म 6 साल हो गए हम्म उसको ख़त्म हुए हुए। तो 6-7 साल, बट राइट। मोस्टली अराउंड 6 years। तो इस वक्त के लिए गोल्डन वीजा आप ले सकते हैं 2.5 लाख के बॉन्ड्स लेकर, और उसमें लेट से 3 लाख यूरोस का आपका खर्चा है उसके अंदर। 2.5 लाख है, 60-70,000 यूरोज अलग है जो कि आप फीस देते हो, हम्म। ठीक है। और that's अच्छा सस्ता वाला ऑप्शन क्या है? सस्ते वाले 2 ऑप्शंस हैं, हाँ। ठीक है। एक जो मैं करता हूँ, हम्म ठीक है। और सस्ते वाले भी ऑप्शंस हैं। एक जो कि गली के अंदर जो ग्रोसरी वाला करता है, हम्म। सर 300 यूरो में आपको पहुंचा दूंगा। अच्छा सर वो 800 नहीं वैसे तो नहीं वैसे तो नहीं, क्योंकि वो वो उसमें भी 300 यूरोस नहीं है, वो भी बढ़ गया। 800 1000 यूरो जो भी सर आप दे दें, बाकी पैसे बाद में लूंगा। हाँ। अरे अभी मेरा भाई एक कंपनी से होकर आया है, मैं उससे मैं जाऊंगा टाई अप करने के लिए, मैं नाम, मगर उसने एक बड़ी जबरदस्त बात बोली, ये पता होनी चाहिए। हम्म हाय, बंदा इंटर कंपनी ट्रांसफर कर रहा है, हम्म। कह रहा है काम होने के बाद पैसे दूंगा। अच्छा हंगरी के लिए? कनाडा के लिए। अच्छा। मैंने भाई ने कहा है कि मैं गया एज अ डमी क्लाइंट बन के। हाँ। उसने कहा सर पहले आपका काम होगा फिर हम पैसे लेंगे। हम्म 90% लोग आपसे ये बोलते हैं, सर काम हो जाए फिर पैसे लेना। क्यों भाई, मेरी लिए वो क्यों भाई? हम्म हाँ। तो क्या अच्छा, क्या सीन होता है उसमें पीछे? अच्छा, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर का मतलब ये है कि आपकी कंपनी लगनी है कनाडा में, हम्म ठीक है। अच्छा, कनाडा का कंपनी एस्टेब्लिशमेंट वगैरह चीप होता है, तो यूएस का और भी चीप होता है, ठीक हम्म है। बाकी ईयू का एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इन टोटल सस्ता होता है, ठीक है, मगर कंपनी फॉर्मेशन इटसेल्फ सस्ती होती है। सस्ती होती है, मगर ईयू में महंगी होती है। यूएस में सबसे सस्ती होती है, फिर उसके बाद कनाडा में सस्ती होती है, यानी कि अराउंड 500 यूरो, 500 डॉलर के अंदर आपकी कंपनी बन जाती है, ठीक है रजिस्ट्रेशन वगैरह हो ठीक जाती है। है। बंदा बोल रहा है कि इंट्रा कंपनी के जब हो जाएंगे तब आप पैसे देंगे, इसका मतलब है वो ऑफिस भी लेगा, उसका रेंटल पे करेगा साल भर का, वो आपका कंपनी भी इस्टेब्लिश करेगा जो 500 यूरो की होगी, वो उसमें बंदा भी हायर करेगा, वो उसमें इन्वेस्टमेंट भी दिखाएगा, उसमें सारी चीज़ें दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पैसे लेगा। तो कैसे? एग्जैक्टली, हम्म एग्जैक्टली कैसे? हम्म एक बड़े ज़बरदस्त हुआ ये पाकिस्तान के अंदर, मुझे एक बंदे ने भेजा, उसने कहा कि भाई, उसने कहा कि वो 10 लाख रुपए लिए यूएस के विजिट वीज़े के। अच्छा, ये पे पाकिस्तान से बहुत फ़ोन आता है कि जैद भाई आप विजिट वीज़ा क्यों नहीं करते? मैंने कहा सर विजिट वीज़ा मेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, वो तो वो ऑफिसर के हाथ में है, मैं क्या करूँ? कहते नहीं, यहाँ पे 10 लाख का विजिट वीज़ा बिक रहा है, 10 डन लाख रुपए बेसिस पर, का। जिसे कहते हैं डन बेसिस, डन डन बेसिस। बेसिस। अच्छा, उधर से पाकिस्तान से बहुत फ़ोन आते हैं हम्म कि जैद भाई डन बेसिस पर विजिट वीज़ा करें, हम्म ठीक है, 10 लाख रुपए का। मैंने कहा भाई उसकी अपॉइंटमेंट आती है 500 दिरहम की, मैं अगर 50 बंदों का ले लिया, मैं कौन भरेगा 500 दिरहम? मैं तो नहीं भरूंगा, हम्म ठीक है। एक बंदे का मैं कर सकता हूँ, मगर मैं ये तो वो काम होता है ना शल्ले का, यानी कि यू नीड टू हैव अराउंड 100-200 पीपल जिसके से आपके पैसे बनते हैं, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे 300 दिरहम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। हम्म पाकिस्तान में बेचारे लोग 10-10 लाख रुपए चार्ज करते हैं हम्म अगर वीज़ा हो गया। और अब बंदे ने चार्ज किए कैसे? DS-160 फॉर्म होता है जो अपॉइंटमेंट के बाद निकलता है। हम्म। उसने वो अपॉइंटमेंट फॉर्म दिखाया बंदे को, और सर हो गया 10 लाख रुपए दे दो। अच्छा अच्छा ये होता है कि फॉर्म निकलना है, वीजा लगे ना लगे। तो ये लगा सर हो गया 10 लाख रुपए दे दो। अच्छा, दूसरी बात, हमारे जानने वाले यहाँ पे बड़ा चल रहा है, बहुत अच्छी कंपनीज है, क्योंकि मैं वेंडर हूँ भाई, वो उन्हीं से भी काम करना पड़ता है जो काम कर रहे हैं, एंड एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी हैज टू मेक मनी। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी चल रही है, कंपनी आएगी, सर कनाडा का आपको हम
करवाएंगे, ठीक, सारा काम होने के बाद पैसे लेंगे, ठीक है। कैसे? मैं आपको बल्कि दिखाऊंगा भी। कनाडा के अंदर वर्क परमिट्स की सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस है, सबसे ज़्यादा, ठीक, सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस है। और वर्क परमिट वीज़े के, वर्क परमिट्स के नहीं। उसमें वो कह रहे हैं कि सर देखें, जब आपका एक काम हो गया, $24,000-25,000 की उन्होंने उससे बात की, बंदा बहुत शातिर है, मुझसे 5 साल से ना बात कर रहा है, मेरे बचपन के दोस्त का बहनोई है, उसने एक मतलब भी मुझसे केस नहीं करवाया, और मैं 3 से 4 घंटे खाता है। मैं कहता सर खुदा का वास्ता है, मैं आपको बता के समझा के थक गया, और इतनी इमिग्रेशन जानता है जो मेरे बाप को भी नहीं पता होगी, ठीक है, इतनी इमिग्रेशन जानता है, एक पता नहीं कौन का फलाना वगैरह। मैं कहा यार आपने क्या क्या, मैं कहा सर मेरी इतनी इमिग्रेशन नहीं आती, आप बिजनेस कर लो। कहते ये फलानी जगह पे ये भी, अच्छा फलाना लो है, इतना कीड़ा है बंदा कनाडा का। और एंड में वो कट रहा था, और वो उसका मैंने सुन के ना 3 साल के बाद बंदा आया, कहते ज़ैद मैं तुमसे मशवरा करना चाह रहा हूँ, मैं इस कंपनी को पैसे देना चाह रहा हूँ। मैंने कहा किस प्रोग्राम के लिए? कहते कनाडा के प्रोग्राम के लिए। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? कहते हैं काम होने के बाद पैसे। मैंने कहा स्कैम है, भाग जाएं। कहते हैं नहीं सुनो, वो क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, स्कैम नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत लोग काम करते हैं, बहुत लोग गए हैं, 50 मेरा फलाने उनके ताया का पोपे का। एक तो ये है ना, आज जैसे आप मिलेंगे वो बोलेंगे यार ये यूए का तो वो फलाने जगह का तो वर्क परमिट बहुत हो रहा है, मेरा फलाना जानने वाला गया। सर आप गए? नहीं मैं तो नहीं गया। तो फिर आप क्यों बोल रहे? यानी कि ये आपको बहुत मिलेंगे कि फलाने का फुप्पा का ताया का बेटा। उन्होंने कहा कि यार मेरा दोस्त का भाई चला गया, कमीशन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, दोस्त का भाई चला गया। सही। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि पहले आपका हम ना अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसका जब आपका रिजल्ट आएगा पीएनपी का, तब आप पैसे देंगे $5,000, क्योंकि वो काम हो गया। मैंने कहा यानी कि पीएनपी का आपका निकल आएगा, यानी कि वो एक प्रोविंस के अंदर वर्क परमिट निकाल के आपको वर्क परमिट पे भेज रहे थे, ठीक है, ठीक सही है। उसका सबसे ज्यादा रिजेक्शन है अप्रूवल के बाद, अच्छा सबसे ज्यादा। और वो चीज बिक रही है दुबई में अच्छा। बेइंतहा, ठीक है। उसकी वजह से मुझे कंपनी ने बुलाया भी था कि यार इससे निपटो, क्योंकि ये बंदा आ गया मारने पीटने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और उस बेचारे के साथ वाकई में बुरा हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी एयरलाइन का वो हेड था, और उसका 2 मरतबा अप्रूवल निकले हैं वर्क परमिट्स के, मगर दोनों मरतबा वीज़ा रिजेक्ट हुआ। और उसने आके ना मेरे सामने रो दिया। उसने कहा कि यार क्योंकि मैं आई यूज्ड टू डू दिस, कि मैंने पैसे के लिए मैंने ये भी किया था कंपनीज को, भाई अगर आपके रिजेक्शंस वगैरह हुए हैं ना, वो आप मुझे भेजें, इफ आई कैन फिक्स देम आई विल फिक्स देम, बट आई विल चार्ज यू। तो उनको ये तो ये भी मैंने एक ज़माने में किया है, क्योंकि आई यूज टू नो लॉ वगैरह सारी चीज़ें मैं बनाता था। मैंने कहा भाई आप एंड आई विल चार्ज यू आफ्टर इट्स फिक्स, ठीक है, आई विल चार्ज यू अ सर्टेन अमाउंट टू मेक दोस एप्लीकेशन, इफ दैट इज ओके देन आई विल चार्ज यू। और फिर बाकी पैसे होने के बाद, एक तो मैं अपने टाइम का पैसा चार्ज करूँगा, दूसरा अगर सक्सेस हो गया तब मैं चार्ज करूँगा, मेक सेंस, ठीक। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा भाई आओ उस बंदे से मिलो। अच्छा उसका क्या है, उन्होंने कहा था कि फिर उसके बाद ना आप क्या करेंगे, जब हम अप्रूवल के देंगे वर्क परमिट का, उसका अप्रूवल आ जाता है, कहते हैं वो अप्रूवल आ गया, ठीक है, तब आपने इतने पैसे देने हैं, ठीक। और और जो पैसे आपने दे दिए काम होने के बाद, वो दोज आर नॉन रिफंडेबल। तो असली पैसे उन्होंने सारे ले लिए। एंड के अंदर फिर अगर वीजा नहीं लगा तो आपने पैसे नहीं देने। और उस बंदे ने कहा बिल्कुल सही बात है, काम होने के बाद। मैंने कहा यार सर उनका नाम नहीं लूंगा, वो बंदा को फोन अगले दिन मेरे पास फोन आ जाएगा, ओए इधर आ, तूने मेरा नाम लिया। आप कह रहे थे हंगरी का जो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? देखिए चीपेस्ट चीपेस्ट और सस्टेनेबल ऑप्शंस दो हैं, ठीक है। एक तो आईटी वगैरह फर्म्स वगैरह हैं, ठीक है। उसके अंदर इमिग्रेशन के दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि बिजनेस इमिग्रेशन इज क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, सब पूरी दुनिया का एक ही मॉड्यूल होता है, ठीक है, बिजनेस इमिग्रेशन का। उसका बस सिंपल सा कुछ रूल्स चेंज होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स चेंज होती हैं, मतलब मोस्ट 99% इज द सेम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन इन दुबई इट्स द सेम थिंग दैट यू फॉलो। ट्रेड लाइसेंस, ऑफिस, quota for the visa apply, right? That's the basic thing of getting any business immigration. अच्छा हंगरी वगैरह में क्या होता है, what we do to make the case stronger is कि हम लोग सिंपल से अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उसमें रिजेक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। we make the company run for a certain period of time, कैसे भी, ठीक है, we make it run, ठीक है। हम बताते हैं कि कंपनी is starting generating, क्योंकि उनको देखना होता है कि is it a sustainable business which can provide you
द बेसिक नेसेस यानी कि बेसिक रेवेन्यू, जिससे आपको नेट प्रॉफिट ना हो कि आप अपने आप को सैलरी दे सकते हैं, जो कि यहाँ की वो है इस कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है, इतना पैसा आप निकाल सकते हैं या नहीं। अच्छा, आप कुछ लोग होते हैं सिर्फ बिजनेस प्लान दाखिल कर देते हैं कंपनी वगैरह स्टैब्लिश करने के बाद, सर हमने कर दिया, आप ये देख लो। अगर बहुत ही कोई तुरम खां ऐसा एक्सट्रीम ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस प्लान है जो कि 90% लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है, वो फिर अपनी मर्जी से वो फिर विजिट वीज़ा वाला होता है, दे दिया नहीं दिया नहीं दिया, ठीक है, अब मुझे शक्ल पसंद नहीं आई, ठीक, नहीं दूंगा, वो हो जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको प्रूव करते हो कि भाई मैंने 3-4 महीने कंपनी चलाई है, उसका मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैंने पैसे मैंने जनरेट किए। फॉर तो आप एग्जांपल कंपनी चला रहे हैं हाँ विदाउट इवन गोइंग टू हंगरी? हाँ, आप कंपनी चला रहे हैं, जैसे और कंसल्टेंसी है, आप नॉर्मली यूएस हो गया, अगर आप किसी लॉयर के पास जाते हो एक $120 देते हैं पर आवर, सही। ठीक, दैट्स द मिनिमम कंसल्टेंसी राइट हम्म दैट यू पे। आप कनाडा में चले जाएं तो $100 $200 के आप देते हो लॉयर को पर आवर की कंसल्टेंसी फी, ठीक, तो कंसल्टेंसी हो गई, सोशल मीडिया हो गया, पॉडकास्ट हो गए, ये सारी चीज़ हो गई, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन रिमोटली, ठीक है। तो हम लोग उसी को प्रेफर कर। अच्छा, और बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिनका ऑलरेडी ईयू में काम चल रहा है। अब जैसे मेरे क्लाइंट है, वो ईयू से कंस्ट्रक्शन मशीनरीज खरीदते हैं पुरानी, उनको रिपेयर करवाते हैं, उनको बेचते हैं यूएई में, पाकिस्तान वगैरह में। तो उनका क्या सीन है कि वो ईयू से खरीदते हैं, हॉलैंड से खरीदते हैं वगैरह। अब वो पहले डायरेक्टली अपने पाकिस्तान की कंपनी से खरीदते थे, अब वो हंगरी की कंपनी से खरीद रहे हैं। अच्छा, सही। हाँ, तो कुछ ना कुछ आप सेटअप कर सकते हैं। एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी कंपनी है एक बिल्डिंग मटेरियल्स की, जो आपको पता है हम इटली से सामान खरीदते हैं। अगर वही मैंने वो एक ब्रांच लगा दिया हंगरी में, अब वो हंगरी की ब्रांच खरीदेगी और वो मुझे दुबई की ब्रांच को बेच देगी। तो देयर विल बी अ सर्टेन कॉस्ट दैट आई विल बेयर, ठीक, बट इट विल बी द सेम थिंग, बिजनेस चल रहा है, सही। ठीक। सिमिलरली ओमान में एक कंपनी है जो कि ऑटो पार्ट्स खरीदती है ईयू से, ठीक, वो आप हंगरी की कंपनी से खरीद रही है, ओमान में बेच रही है अपनी कंपनी को। तो देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट, कंसल्टेंसी भी है, अ तो लॉट इसमें ऑफ इसमें कॉस्ट कितनी आती है फिर? द कॉस्ट, देखिए कॉस्ट इज डिफर, ठीक है ना। भाई कॉस्ट इज डिफर, क्योंकि वी वर्क विद कंपनीज। मेरा एक वो है, एक कॉस्ट है जो कि मैं, क्योंकि आई एम लाइक आई सेड आई एम अ वेंडर एंड एवरी कंपनी चार्जेस समथिंग डिफरेंट, हाँ, ठीक। सही। इसका जो नॉर्मली जो मैंने देखा है दुबई के अंदर जो कंपनियां चार्ज कर रही हैं, ओब्वियसली आई चार्ज देम डिफरेंटली, ठीक है, क्यों, और उनको भी अपना रख के आगे चार्ज करना होता है। नॉर्मली व्हाट आई एम सीइंग इज कि दे आर चार्जिंग एनीवेयर फ्रॉम 25 to 35,000 euros फॉर द होल प्रोसेस, ठीक है, जिसमें वो हमें पे करती हैं, विच वी डू ऑल द थिंग्स फॉर द क्लाइंट्स, और फिर वो अपना उसके ऊपर वो रखती हैं। तो इसमें प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? डिपेंड्स, यानी कि अगर कोई ढंगा बंदा हो तो इट्स नॉट मोर देन 5 months। अच्छा। देखिए, होता क्या है, हम लोग कंपनी इस्टेब्लिशमेंट में महीना भर लग जाता है। महीना भर इसलिए लगता है कि डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, 3-4 दिन में डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, आपके पास आते हैं। आप पहले तो आप या तो हंगरी की एम्बेसी में जाके साइन करें, तो अब नॉर्मली वो कॉस्ट करता है क्लाइंट को, वो मैं नहीं करता, मैं हायर कर लेता हूँ काउंसलर को इन हंगरी टू कम ऑन जूम, तो वो फ्री पड़ जाता है क्लाइंट को। क्लाइंट भी खुश हो जाता है, यार उसको अबू धाबी भागना नहीं पड़ा, या कहीं अगर पाकिस्तान में है तो उसको इस्लामाबाद नहीं भागना पड़ा, एम्बेसी वगैरह, उसका ऑनलाइन ही हो जाता है। तो वो तो साइन करता है उसके सामने जूम के ऊपर, और फिर वो डॉक्यूमेंट्स को हमें कोरियर करता है। आपकी कंपनी को, अगर आई एम डूइंग दिस, आपकी कंपनी फिर मुझे कोरियर करती है, और फिर मैं उस काउंसलर को कोरियर करता हूँ, फिर दोबारा से काउंसलर ऑनलाइन आता है, वो वेरीफाई करता है वो सिग्नेचर, इट्स अ रिकॉर्डेड जूम, वेरीफाई करता है कि भाई ये आप ही की सिग्नेचर थे, आपकी कंपनी, ये सारी चीज़ें आप उसको कंफर्म करते हैं, देन दोस पेपर गोज टू द कोर्ट, 3 दिन में कंपनी रजिस्टर हो जाती है। सही। ठीक, वरना इट कैन बी ऑल्सो अ 1 डे प्रोसेस अगर बंदा डायरेक्टली आता है, बट मोस्टली इन सारे चक्रों में 20 दिन लग जाते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास आए, मेरे पास आए वगैरह, मतलब 20 से 25 दिन हम महीना लेके चलते हैं। महीने भर में आपकी कंपनी इस्टेब्लिश हो गई, उसके फ़ौरन बाद ही आपका एक होता है क्लाइंट गेट कहलाया जाता है। क्लाइंट गेट इज़ बेसिकली इन एवरी ईयू, इट्स ऑनलाइन टैक्सेशन सिस्टम, जो कि आई थिंक दुबई भी शायद स्टार्ट करेगा वन गिवन डे, कि आप अपने आप को, उसके लिए आपको एम्बेसी जाना पड़ता है, वो आपको एक यूज़र है, वो पासवर्ड देती है, फ्री का होता है, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देती है। एम आई गिविंग टू मच इन्फॉर्मेशन?
इट्स अप टू यू। आई थिंक बहुत ज्यादा दे दिया तो फिर बंदा मेरे पास क्यों आएगा? सही, चले, लेकिन ये प्रोसेस आप कह रहे हैं इट्स अ प्रोसेस कि उसकी 3-4 कंपनी, महीने का प्रोसेस हाँ, है। उसकी कंपनी एस्टेब्लिश हो जाती है, उसका कंपनी अकाउंट खुल जाता है, फिर ही स्टार्ट्स डूइंग हिज बिजनेस, वी टेल हिम हाउ टू डू इट, व्हाटएवर बिजनेस ही वांट्स टू डू वी मेक इट फॉर हिम। वो अपने लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आप कह रहे हैं कि 25 से 35 हजार यूरो का खर्चा, that's that's what they are that's charging. what the market is charging. But if somebody is going, let's say, to you directly, which by the way his contact can be found in the description of this video, तो फिर आप अगर उसमें मेरी कुछ को डिपेंड करता है सही, I will not say the like you see if a vendor of mine sees this okay क्योंकि मेरा basically कितने आ जाएंगे, ठीक है, मेरा एक ऑलरेडी एक चल रहा है a lot of companies क्योंकि GCC में it's only me, कोई भी हंगरी कर रहा है मेरे पास ही आएगा। अच्छा, हाँ, पूरे जीसीसी में, पूरे जीसीसी में कहीं भी जाएगा, या तो बेचारा जूते खा खा के, फॉर एग्जांपल देयर वर कपल ऑफ कंपनीज जिन्होंने मेरा नाम लिया क्योंकि जीसीसी इट्स ओनली मी, ठीक है, इधर जाओ उधर जाओ फलाने जाओ, क्योंकि इन हंगरी देयर आर ओनली 2 कंपनीज हु आर डूइंग दिस। एक बहुत महंगी है जो इधर इतना चार्ज कर रही है जितना मार्केट प्राइस है, मैं नहीं चार्ज कर जितना मार्केट प्राइस है, तो वेंडर मेरे पास आएगा, उसके पास थोड़ी ना जाएगा। तो 2 ही कंपनी, एक मैं हूँ एक वो है, ठीक है। अब उसके पास वो जाते नहीं क्योंकि वो मुझसे भी महंगे हैं, मुझसे डबल महंगे हैं, यानी कि जितना वो लोग चार्ज करे वो 35 हज़ार, तो वो अपनी कंसल्टेंसी अपनी उनकी कंसल्टेंसी तो 20 हज़ार है उससे बात करने के, सही, तो वो 10 हज़ार पहले ही ले लेते हैं, सही, तो वो बंदा वैसे ही मर जाए। तो इस बिजनेस, अच्छा ये एक ही रूट है बिजनेस प्रोसेस का, अगर आपके थ्रू जा रहे होते हैं कोई, तो आप जो कर रहे होते हैं वो बिजनेस प्रोसेस कर रहे होते हैं, बिजनेस प्रोसेस का दैट्स द सेम रूट। अच्छा हाँ, इसमें बिजनेस में 2 हैं, एक तो वो है कि नॉर्मल सा है जिसमें 1 साल की रेजिडेंसी मिलती है, उसमें कोई भी आ सकता है, ठीक है। और एक उन्होंने अभी नया निकाला है जिसमें, अच्छा, जो जिसमें कोई भी आ सकता है, उसमें शुरू में लाइक आई सेड कि जब बैंक अकाउंट खुल गया, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कंपनी लग गई, बैंक अकाउंट खुल गया, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई, फिर देन वी अप्लाई फॉर द रेजिडेंसी। रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, इफ इट्स अ इंडियन पासपोर्ट उनको विद इन अ मंथ 7 डेज वगैरह में मिल जाता है, ठीक है। कोई भी पासपोर्ट हो, श्रीलंकन हो गया, इंडियन हो गया, इजिप्शियन हो गया, लिबनानी हो गया, दे गेट विद इन अ मंथ द रिजल्ट। पाकिस्तानियों को 3 महीने लगते हैं। अच्छा, 4 भी लग सकते हैं। अच्छा, तो मगर मोस्टली 3 महीने में वो दे देते हैं। अच्छा, क्योंकि यू हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स, ठीक है, आपने कोई उनको, हम लोग क्या कहते हैं, मौका नहीं देते। अ नॉर्मल पर्सन ही विल गेट अ रेजिडेंसी विद इन 5 to 6 months, पाकिस्तानियों का 7 to 8 months है। राइट। तो अच्छा, ये रेजिडेंसी मिल जाती है तो ये 1 साल की होती है? शुरू में अगर इफ इट्स अ नॉर्मल प्रोग्राम, नॉर्मल बिजनेस प्रोग्राम 1 साल की होगी, व्हिच कैन बी रिन्यूड फॉर अनदर 2 years। अगर वो रहता है तो देन ही कैन गो फॉर द पीआर एंड देन आफ्टर 2 years पासपोर्ट। वर्क So- परमिट वालों को 8 साल में मिलता है पासपोर्ट, बिजनेसमैन को 5 साल मिलता है। दिस इज द फेवर जो बिजनेसमैन को मिलता है। अच्छा, ओके, अच्छा, दिस इज द 1 year one रेजिडेंसी जो नॉर्मल कोई भी कर सकता है। सेकंड इज उन्होंने स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ बिजनेसेस बोले जो उनको चाहिए, जिनमें आईटी है, ठीक है, उन लोगों को वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, उस दोनों में फ़ायदा और नुकसान है, ठीक। फ़ायदा इसमें नॉर्मल रेजिडेंसी में क्या है कि 1 साल का, यानी कि आपको 3 साल के बाद पीआर मिल जाती है, ठीक है, ठीक है। नुकसान क्या है, शुरू में आपको 1 साल की रेजिडेंसी मिली है, ठीक है, आपको कम टाइम का मिली है, ठीक। अच्छा, और ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें स्पेसिफिक बिजनेसेस है जिनको चाहिए, उनको वो शुरू में 3 साल की रेजिडेंसी दे रहे हैं, मगर उनको 6 साल के बाद उनको 3 साल की रेजिडेंसी दे रहे हैं, और फिर उनको एकदम से एक्सटेंशन अनदर 3 years की दे रहे हैं, और मगर 6 साल के बाद दे कैन अप्लाई फॉर द पीआर अगर वो नहीं भी रहते हैं, यानी कि उसके बाद यानी 3 साल उनको रहने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट 3 years के अंदर वो रह ले फिर वहाँ पर, रह ले वहाँ पे, फिर देन अप्लाई कैन पीआर, तो उनका 6 साल का है। और अगर आप रह रहे हैं तो इधर 3 साल का है। इधर फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि विद इन 3 years यू कैन टेक पीआर। नुकसान क्या है कि शुरू में आपकी रेजिडेंसी 1 साल की है। इसमें फ़ायदा क्या है, 3 साल का पीआर, 3 साल की रेजिडेंसी है तो आप 3 साल के लिए सुकून में आ गए, फिर 3 साल की है फिर सुकून में आ गए, फिर आप अपना अप्लाई कर सकते हैं वो। नुकसान क्या है, 6 साल के बाद है। फ़ायदा क्या है इसमें कि 5 साल के बाद अपना डायरेक्ट पासपोर्ट ले लो, इसमें है कि आपको 10 साल के बाद पास हो। अगर मैं इसको कंपेयर करूं पोर्चुगल से, और मैं एक सिनेरियो आपको देता हूं कि हाँ लेट्स से जी। कोई आईटी प्रोफेशनल है या कोई बिजनेस ओनर है जो कि आईटी से रिलेटेड है, या लेट्स से यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, या कोई इस तरह की कोई चीज़ है जो कि
अपना काम करता है और एक बंदा जाता है हंगरी और एक बंदा जाता है पोर्चुगल, तो दोनों के रूट्स के अंदर कितना फर्क आएगा टाइम में अंटिल द पासपोर्ट थिंग, और पैसों में कितना फर्क आएगा? पैसों में पुर्तगाल इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, राइट? यानी 5 लाख का भी मैंने बताया ना आपको, 99% जितने भी वो लॉयर्स जो होंगे, उनका एक और प्रोग्राम है जिसके अंदर वर्क परमिट वाला, हाँ, वो उसमें बेचारे उधर बैठे हुए लोग, अच्छा, और काफी लोग D2 D7, हाँ 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 हाँ, D2 D7 इज ऑल, यानी कि इट्स नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, उसके अपॉइंटमेंट्स ही नहीं है। अच्छा, ओके, सही, यार मेरा पर्सन हु न्यू मी, यहाँ पे एक कंपनी है, क्योंकि लाइक ऐसे हम वेंडर, और मैं एक काम करता हूँ, कंपनी 10 काम करती हैं, वो कहती हैं कि जो भी, हाँ जी हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, हम लाहौर का भी वीज़ा लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब उस बंदे को मैंने बताया कि हम बिजनेस इमिग्रेशन करते हैं, ये कहता है नहीं भाई, मुझे पोलैंड जाना है। अबे यार क्यों जाना है, उधर तो मिल ही नहीं रहा। नहीं, जाना है जाना है जाना है। अब लाइक अ लॉट ऑफ कंपनीज इन इंडिया वो आते हैं, कहते हैं यार 6,000 का पोलैंड का लग रहा है बिजनेस इमिग्रेशन। मैंने कहा सर वो देखो स्कैम हो रहा है, 6,000 का कैसे हो सकता है। उसके नीचे देखें लिखा हुआ है मे लीड टू अ रेजिडेंसी, राइट, मे लीड, सही, वो कंपनी लगा रहा है 6,000 यूरो की, मैं आपकी उससे 10 गुना कम में लगा रहा हूँ। मैं कहा मैं भी लगा देता हूँ, मैं भी सेम कर देता हूँ, मुझे दो ना 6,000। कहते हैं अच्छा, तो अगर पोर्टुगल को कंपेयर करें तो वो कह रहे हैं आप तो वो तो निकल ही नहीं रहा, और वो जो नहीं उधर लोग बेचारे बैठे हुए हैं। वो बेचारा वो सऊदीया का बंदा सऊदी में बैठ के काम करता है, अपने 20 बच्चों को उसने भेज दिया पुर्तगाल में, अभी भी इंतजार कर रहा है अपने अपॉइंटमेंट्स वगैरह का। उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमने वर्क परमिट निकाल तो दिया है, अब वो अप्लाई करते ये करते। वो बेचारा फ़ोन करके भी रो रहा था। मैंने कहा सर मैंने आपको पहले ही बोला था आप ये कर लें, आपको पैसे उतने ही लगे, ठीक है, पैसे उतने ही लगे, ख्वारी आपको उतनी हुई, तकलीफ आपको ये हो रही है। कहने के मेरे 20 बच्चे अब उधर हैं, इतना खर्चा हो रहा है महीने का। मैं क्या करूँ, आपको पहले ही मैंने आपको समझाया था। कहता कि मुझे पता नहीं था, मैं उनको भेजता नहीं। मैं कहा आप पुर्तगाल भेज रहे हैं, आप पाकिस्तान तो भेज नहीं रहे, तो यूरो में उधर खर्चा होता है, वो एक्सपेंसिव है, इट्स नॉट चीप अच्छा, प्लेस। कंपेयर करें हंगरी और पोर्टुगल को, कौन सा ज़मीन एक्सपेंसिव? आसमान का फ़र्क हंगरी है। सस्ता है? हाँ, बहुत सस्ता है, दुबई से 50 गुना सस्ता है। अच्छा, हाँ। सही। और अगर एज आई सेड बिफोर कि कोई बंदा अगर आईटी प्रोफेशनल है या ऐसा बंदा है जो रिमोट वर्किंग है हाँ। और वो अपनी फैमिली के साथ मूव होना चाह रहा है जस्ट बिकॉज उसको दुबई बहुत सी एक्सपेंसिव लग रहा है और वो वहाँ पर परमानेंसी नजर आ रही है उसको। सी नोमैड वीज़ा भी कहलाता है एक, you know, that's for हाँ हाँ, remote working हाँ। professional, but that does not lead to a PR and a passport, you know, that's right. अगर आप वहाँ रहते हैं टैक्स भी पे करना नहीं शुरू करते कैसे हैं, करेंगे फिर, आपको you need to either go to one वर्क of the, परमिट। हाँ, आपको अच्छा, कोई आप प्रोग्राम पे जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, नोमैड वीज़ा is mostly for any EU के अंदर है, साल भर का होता है। You have to remotely generate income as an influencer या फिर रेंटल वगैरह जो भी होता है, IT में हो जो भी है, आपको बाहर से पैसा आना चाहिए। But it does not lead to a PR and a passport. For that you have to बिजनेस करना है आपको, बिजनेस करें, जॉब जॉब करें, करें। कन्वर्ट करें। हाँ, सही। सेम थिंग इन गोल्डन वीज़ास एज वेल। अच्छा, अगर फर्ज करें कोई बंदा जाता है एज आईटी प्रोफेशनल और अपना कोई फ्रीलांसिंग का काम कर रहा है और वो बिजनेस सेटअप करके जाता है, हाँ। तो फिर वहां पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा जो उसकी इनकम होगी, लेकिन वो इनकम हंगरी से तो आ नहीं रही है, वो नहीं, बाहर से आ ग्लोबल रही है। टैक्सेशन नहीं है हंगरी में। अच्छा, ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है? और दो कंपनियां लगाई तो एक कंपनी के ऊपर है, दूसरी कंपनी में नहीं है। मतलब Hungary is quite good for a lot of people are investing over there at the moment. दुबई भी तो कोई मनी दुबई करके निकाल रहा है कोई प्रोग्राम, हाँ हाँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा है। उधर ये है कि लाइक आई हैव टू कंपनीज इन हंगरी, एक मेरी ये इमिग्रेशन की है, एक मेरी रियल स्टेट है, ठीक है। मेरी रेजिडेंसी मेरी रियल स्टेट्स है, ठीक है। इमिग्रेशन से नहीं है। क्यों, मैंने कहा तो बोलेंगे यार तू यहाँ पे तो किनको लेकर आ रहा है। मैंने उसका फड्डा नहीं लिया। मैंने अपनी रियल स्टेट कंपनी से मैंने अपनी इमिग्रेशन अप्लाई की। बट फॉर माई इमिग्रेशन कंपनी जो मेरा कोर काम है उसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता कॉर्पोरेट, एंड नीदर डू इनकम टैक्स। मैं डिविडेंड देता हूँ, और बल्कि मैं तो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस दिखाता हूँ, क्योंकि मैं सारा ही पैसा इधर उधर कर देता हूँ। सही। तो ना मैं कोई वो देता हूँ सैलरी देता हूँ ना वो देता हूँ, मेरा 100% वो प्रॉफिट है बाय लीगली, सही। लीगली। और जो मेरा छोटा मोटा जो है वो रियल एस्टेट से जो मुझे जाना होता है, तो दैट इज हाउ पीपल डू इट। दे हैव टू कंपनीज ओवर दे, एक से वो अपना वो करते हैं इमिग्रेशन वगैरह, दूसरे से वो अपना असल पैसा कमाते हैं जिसको उनको लेकिन मैं बाय ये कह लॉ रहा था कि टैक्स नहीं अगर देना। बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपको अगर लीडिंग टुवर्ड्स पीआर हैं तो आपको हाँ कोई ना कोई तो टैक्स देना पड़ेगा ना हाँ, वहाँ वो पर। एक कंपनी से दे रहे हैं ना। अच्छा, वो और लेकिन उसमें फिर आपको दिखाना, उसका रेवेन्यू भी दिखाना पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ वो आप दिखा रहे हैं, आप नॉमिनल से दिखा रहे हैं, नॉमिनल सा टैक्स दे रहे हैं, नॉमिनल सा सारा कर रहे हैं। टू गिव एन आइडिया कि हाँ
एक आईटी प्रोफेशनल जा रहा है, हाँ असल काम उसका अलग चल रहा है, फर्स्ट करें उसका दुबई में बैंक अकाउंट वगैरह हाँ सब कुछ है, वो दुबई से काम मैंने चल तो रहा है हंगरी सारा। में बैठ के आपको बताया ना, मेरा असल काम इमिग्रेशन का है। हम्म और जो मेरा जो छोटा मोटा काम है वो मेरा उसका, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पूरे साल की सेल में रियल एस्टेट की अगर फॉर एग्जांपल कहूँ कि 10 रेवेन्यू 11 से 12 हज़ार यूरो होती है, ठीक है, पूरे साल की, जिसमें मेरी सैलरी भी है। ओ तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी। 16,000 यूरो, दैट इज़ गुड इनफ फॉर रेवेन्यू, अच्छा नॉट द नेट प्रॉफिट। ठीक है दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी टू कि हैव आप माय सस्टेन कर सकें। साल के 16,000 यूरोस तो कुछ भी नहीं है, उस पे एग्जैक्टली। कितना टैक्स देंगे आप? वो मेरी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। 16,000 पे क्या सैलरी देंगे आप? एग्जैक्टली 1300 1300 दिरहम और 1300 यूरो यूरो मिनिमम 1300 यूरो आपने देना होता है अपने आप को महीने के? महीने का। उस उसके पे अंदर क्या आपका टैक्स टैक्स, लगेगा उस पे? उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। अच्छा अगर आप अपनी फैमिली को भी बुला रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने थोड़ा सा अपनी सैलरी आप बढ़ाते हैं और फिर उस वजह से आपका टैक्स भी बढ़ता है। लाइक आई सेड, टैक्स के 3 ब्रैकेट्स होते हैं। एक तो होता है आपका 15% का टैक्स, ठीक है, मोस्टली यूएसपी के लिए सेल्स करने के लिए हम लोग क्लाइंट को बोलते हैं, जो कि अब मुझे लगता है गलत है यार, बंदा सच बता दे क्या होता है, राज अल्लाह अपने का उसने उसी ने देना है, ठीक। एक आपको 15% टैक्स जाता है, एक आपका पेंशन जाता है, ठीक है, जो कि आपको मिलना नहीं है, ठीक। तीसरा आपका, जो कि आई थिंक यू कैन आस्क रिफंड फॉर योर पेंशन, जो आप दे रहे हैं गवर्नमेंट से आप ले सकते हैं, तो या फिर आप कंपनी वाले खुद ही काट सकते हैं। सही पेंशन जो होता है वो आपको, पेंशन आपको वापस मिल जाती है, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग दैट कैन बी डन। और तीसरी जो चीज़ है वो आपकी हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस है। कहाँ गया हेल्थ कार्ड? ये, ठीक, दिस इज हाउ अ हेल्थ कार्ड लुक्स लाइक। अच्छा ठीक, ये हेल्थ कार्ड होता है, इसका आप दे रहे होते हैं, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप अपनी फैमिली को भी आप अपनी सैलरी से दें, क्योंकि मैं जब उधर गया, अच्छा दे हैव अ वेरी गुड मेडिकल सिस्टम और लोग बहुत अच्छे हैं। और मेरा जो डॉक्टर था, मेरा एक्चुअली एक्सपायर हो गया था, मैंने अपडेट कराना भूल गया था, तो उसने कहा कि तुम सैलरी दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो? मैंने दिखाया, मैंने कहा हाँ जी मैं दे रहा हूँ। कहता इतना ज़्यादा इंश्योरेंस? उसकी आगे खुल गई। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा कि वो मेरी वाइफ बच्चों का भी बोल रहे थे 300 यूरो दे दो। पर पर्सन? पर पर्सन। हाँ कहते हैं यार नॉर्मल 8,000 का क्यों नहीं ले रहे हो? हाँ 8,000 फॉरेन का मतलब है कि 80 दिरहम। 8,000 वॉट? फॉरेन हफ, इट्स नॉट यूरोस? नहीं नहीं इनका ये अच्छा यूरोस नहीं चलते वहाँ पर? चलते हैं, ये है उनकी करेंसी। अच्छा ये 5,000 का मतलब 50 दिरहम है। ओके हाँ, ये ये 50 दिरहम आ गए उनके फॉरेन्स। अच्छा तो इसके अंदर मैं तो 30 फॉरेन और डाल दूं हाँ तो मैं उनका आराम से इंश्योरेंस ले सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा से 80 दिरहम का, मुझे 300 यूरो नहीं देने। कहते हैं नहीं, कहते कि 80 दिरहम का तुम करवाओ। तुम्हें किसने बोला? मैंने कहा सर्विसेज। कहते वही सारी मिलेंगी जो तुम्हें मिल रही है। मैंने कहा मैं 400 यूरो 300 यूरो दे के जो सर्विस देता हूँ उनको 80 दिरहम में मिलेंगी। कहते हैं हाँ। मैं कोई फर्क नहीं है। कहते हैं नहीं, मैं वो ऐसा नहीं है, मुझे वीआईपी वो चाय शाय देंगे। कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा अच्छा मैं फिर सही है। एज आई सेड बिफोर कि कोई बंदा जा रहा है तो मुझे उसका बजट समझना है कि अगर उसने अच्छा इस कार्ड, इसको तोय बोलते हैं, तोय हाँ, कार्ड। हाँ, लिखा हुआ ताज है TAG, मगर उसको बोलते हैं तोय जोय, जैसा हमारे अरबी में होता है। तो हाँ, ये तोय, तोय कार्ड। तो एक कार्ड है आज राइट। बच्चों का जब तोय कार्ड बनता है तो उसके ऊपर फ्री उनको एजुकेशन भी मिलती है। अच्छा हाँ ये ऑल्दो बात। के आप बिजनेस वीजा के ऊपर हैं हाँ लेकिन है तो रह तो वहीं पर रहे हैं। हाँ, यू आर टैक्स पेयर। इंग्लिश में तो नहीं होगी वहाँ पर एजुकेशन? उसमें दो स्कूल का बहुत अच्छा बिजनेस है जो कि मैं सोच रहा हूँ, मैं आपसे भी बात करूँगा। हाँ खैर और उधर दो हैं स्कूल्स। एक तो है आपका प्राइवेट स्कूल हाँ हाँ और एक है गवर्नमेंट स्कूल और एक है गवर्नमेंट ड्यूलिंगो स्कूल। सही। तीन तो 1 2 3 4 हैं। और एक है सेमी गवर्नमेंट स्कूल जो कि आप कम्युनिटी स्कूल वगैरह होते हैं जो कि प्राइवेट बंदा गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाता है। और एक होता है ड्यूलिंगो जो कि गवर्नमेंट का ही होता है, जिसमें इंग्लिश टीचर्स भी होते हैं, वो फ्री होता है। उसमें क्या होता है कि आपसे पूछते हैं कि भाई आपका बच्चा, क्योंकि एज के हिसाब से जाता है, मतलब और क्लास के हिसाब से नहीं, एज के हिसाब से लेते हैं। तो कहते हैं ये इंग्लिश ड्यूलिंगो में पूछते हैं कि ये इंग्लिश लेता है या हंगेरियन। तो आप बोलते हैं इंग्लिश है, तो कहते हैं ठीक है, तो इंग्लिश में उसको एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। प्लस दे हैव अ क्लास इन हंगेरियन एज वेल, कि वो लैंग्वेज की क्लासेस भी उसको देना शुरू करते हैं। इन अ ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स जब तक उसको नहीं आती वो इंग्लिश में पढ़ता है और अपनी हंगेरियन करता है। वंस ही पिक्स इट अप देन ही हैज़ अ चॉइस टू either shift everything in Hungarian, which will be very very beneficial for him in universities, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी हंगेरियन में फ्री है, तो वो भी कर सकता है। और he can choose the English pathway as he likes। अच्छा सही।
तो अगर मैं कॉस्ट को कंसिडर करूं कि अगर कोई बंदा जाके रहता है और उसको चाहिए 5 से 6 साल के अंदर पासपोर्ट चाहिए, हाँ और वो आपसे कहता है कि भाई मेरे पास 35,000 यूरोज हैं, लेट्स से हाँ मैं पे करता हूँ और मुझको ये बिजनेस सेटअप करके दें, हाँ पूरी फैमिली के साथ वो मूव हाँ। करता है, महीने का खर्चा कितना आ रहा होगा उसका, और इंक्लूडिंग ऑल पैंतीस दीज? हजार यूरो के अलावा उसके पास शो मनी भी तो होना चाहिए। ठीक है, वो तो यानी एटलीस्ट ही हाँ, शुड बी हैव 70,000 यूरोस, शो मनी के लिए इंक्लूडिंग द 35,000 सही है, यूरो। ठीक है, 70,000 होना चाहिए। 70,000 होना चाहिए, जिसमें वो कुछ पैसे अपने अकाउंट में दिखाएगा, कोई दे दिखाएगा, दैट्स इट। ठीक ठीक है, है। 70,000 उसके पास होने चाहिए। हाँ, महीने का खर्चा हम्म वो डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि खाना पीना बहुत सस्ता है अगर आप घर पे बनाते हैं। हम्म अब मेरी क्लाइंट है, उसने अपना घर लिया हुआ है, उसने 70,000 यूरो का 3 बेडरूम विला लिया था। हमने ये दिलवाया था अपनी रियल एस्टेट से। अब तो वो 70 का नहीं है, हम्म अब तो एक 20-31 का है, अच्छा। मगर उस ज़माने में उसको 70 का मिल गया। हम्म अच्छा, और अभी भी सस्ते हैं विलास। उसका घर का रेंट नहीं है, बिजली है। उसने गाड़ी ली हुई है, उसकी एसयूवी है मित्सुबिशी की, और उसके 3 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उसके अब्बू भी हैं उधर, और खाना पीना, और उसका नाम मैं नहीं लिया, और आउटिंग वगैरह, बच्चों की आउटिंग प्लस एंटरटेनमेंट, बिग फैन ऑफ शीशा। तो और शीशा वहाँ पे जो है हलाल रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वहाँ पर? बहुत ज़्यादा है। मैं अभी 11 इंडियन रेस्टोरेंट से वो करा रहा हूँ अच्छा। तो जो मेरे एरिया में ही थे। हम्म तो मुझका भी एक ज़माने में नहीं थे, होते थे, तो मैंने कहा था यहाँ पे बहुत होंगे, अब तो बहुत हैं यार। क्या हर गली में हलाल, तो हर जगह अच्छा। हलाल, तो आपको हर कोने पे, हर जगह, हर हर मॉल में हलाल है, मॉल्स में हलाल है, बाहर हलाल, हलाल तो आपको हर कोने पे मिलेगा। तो ठीक है। हलाल का तो कोई टेंशन ही नहीं है। हम्म और ना ग्रोसरीज का कोई टेंशन है, पाकिस्तानी ग्रोसरीज हैं। तो लैंग्वेज का, हंगरी तो हंगेरियन फर्स्ट लैंग्वेज है, लेकिन सेकेंडली इंग्लिश होती है इंग्लिश होती या है, और कोई यूरोपियन? नहीं इंग्लिश होती है प्योर। जब यहाँ पे हंगेरियंस कम है, तो जो फॉर एग्जांपल अगर जर्मन खड़ा हुआ है तो जर्मन बोलेगा, अच्छा। पाकिस्तानी खड़ा है तो अरबी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा अरबी हैं, पाकिस्तानी बहुत हैं, बांग्लादेशी बहुत हैं, हम्म वियतनामी बहुत हैं। हम्म तो ये है। सो व्हाट वाज आई टेलिंग यू, तो उसका पूरा जो खर्चा आता है पूरे महीने का, हम्म इंक्लूडिंग द बिजली पानी वगैरह सारी चीज़ें, पेट्रोल का, गैस कितना आता होगा बच्चों के साथ, 3 बच्चों के साथ, जिसमें अच्छा, जिसमें 45 दिरहम्स का शीशा भी हर हफ्ते शामिल है। और इसमें रेंट भी शामिल है? रेंट नहीं, रेंट को हटा के तो अच्छा। बिजली पानी वगैरह, इंटरनेट वगैरह, पेट्रोल पेट्रोल उधर 6 दिरहम का 1 लीटर है। पेट्रोल महंगा होगा। हाँ, तो आई डोंट नो, 3,000 यूरोस? 600 यूरो, तो 500, दो 2 लाख 2,50,000 फॉरेन, 2,50,000 2,500 दिरहम पर मंथ। अच्छा, इसमें अगर रेंट ऐड कर दें तो कितना होगा? अब रेंट जैसे मैंने आपको बताया 700 यूरो का था जहाँ पे मैं देख रहा था, हाँ, बट दैट वाज लाइक प्राइम, वेरी चीप। वेरी चीप। और वो उसने कहा कि जैद मैं एक्सट्रीम पे जाऊँ, तब हम्म ये है कि नॉर्मली, अच्छा वो तो हमने भी देखा, मैं भी तो खाना पका रहे थे ना, हम्म वो तो फिर हमने कहा कि यार इतना चीप बाहर खाते हैं। तो शुरू शुरू में तो हमने भी कहा पता नहीं क्या होगा, तो हम लोग घर पे ही हम लोग चिकन वगैरह ले आए, तो पूरे महीने का 2 बंदों का हर दिन चिकन, हम्म हर दिन अंडे शंडे सारी चीज़ें, तो पूरे महीने का हम लोग तो कीमा शीमा सारी चीज़ें, हमने कहा चाहे पता नहीं कल मिलेगा ही नहीं खाना, सब कुछ लिया। हम्म तो और जो एंड में मुझे बांट के आना पड़ा, हम्म क्योंकि बहुत सारा बच गया था, वो था 150 यूरो का अच्छा। पूरे महीने के, जो तो 2 महीने चला है। इट लुक्स लाइक ए चीप कंट्री, मतलब इनएक्सपेंसिव कंट्री। अगर आप बाहर खाना खाओगे तो इट्स एक्सपेंसिव, देसी खाना एक्सपेंसिव है। अच्छा, वो मुझे आइडिया था, यहाँ से एक्सपेंसिव है, दुबई से एक्सपेंसिव है? हाँ, कुछ दुबई से एक्सपेंसिव है, कुछ दुबई जितना है अच्छा। देसी का, और कुछ नॉर्मल है, हम्म कुछ दुबई जितना है। उसके ऊपर यानी कि देसी लोग बहुत पैसा कमाते हैं, हम्म देसी लोग बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि व्हेन यू नो कि अगर मैं घर पे बना रहा हूँ तो ये कितना चीप पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे एंटरटेनमेंट ही यही है। हम्म वहाँ पे लाइक आई सेड इट्स अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, या तो मूवी है, पार्क्स हैं, या फिर खाना है। सबसे ज़्यादा हंगेरियन खाना खाता है देसी जगह पे। हम्म तो बेसिकली आई विल शो यू कपल ऑफ, आई थिंक देयर आर रेस्टोरेंट्स, एक है भारत करके बहुत अच्छा है, और उसने मुझे 2 डिशेस दी, 4 नान दिए, 150 दिरहम का। मैं उसकी शक्ल देख रहा था, 2 डिशेस और 4 नान, अच्छा। और मैंने कहा कि यार, हैव यू बीन टू जॉर्जिया? नो, अच्छा, आई क्योंकि हैव वो एक नॉट। क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है, हाँ और वो मुझे, हम लोग गए तो वैसे तो अच्छा है, लेकिन वो उसमें हलाल का मसला था थोड़ा सा, इतना भी नहीं था, लेकिन मतलब आखिर में हमें समझ में आ गया था कि करना क्या है। लेकिन वो उसमें फिर थोड़ा सा वो दूसरी तरह का वाइब्स आने लगती हैं, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं हंगरी का, वहाँ पर हाँ, लोग भी हैं।
लोग बहुत अच्छे हैं। सही। और मैं आपको वो रेस्टोरेंट दिखाना चाह रहा हूँ जो उसका मैंने लिया था। हाँ, ये है वो रेस्टोरेंट, आई थिंक आप दिखा सकें। It's a new Indian restaurant in Budapest. ये It's a उसने very beautiful one. ये इंडियन है? इंडियन रेस्टोरेंट है, Fine dining over हलाल here. खाना है, The गोश्त हो prices are सकता है। very reasonable. कितने का होगा ये? This भारत? is the अच्छा। restaurant बाहर is in District 7. खाना रीजनेबल था, रोटियां बहुत महंगी थी। रोटियां महंगी होती हैं ऐसी जगहों पर। अच्छा। और मैंने पहले उसको बोला तुम इतना सस्ता क्यों दे रहे हो? हाँ। वो मेरी शक्ल देखता है, कहता है अच्छा 2 यूरो की तो नहीं थी रोटी? वो यार जितने का डिश थी उतने की रोटियां थी। मैंने कहा ये क्या मतलब मैं, और उधर में अरमान भाई भी बोल देख के कह रहे हैं अबे चुप कर, अबे चुप कर, अबे चुप कर। बिरयानी मंगवा ले फिर। हाँ बिरयानी मैंने यही किया। फिर वो हाँ। दूसरा एक है कश्मीरी रेस्टोरेंट, अच्छा रेस्टोरेंट है। हाँ। हाँ ये मैंने वहाँ पे रक्षा आ गई है वहाँ पे। हाँ। तो अभी ये मुझे अब ये दोनों भेज दीजिएगा, मैं ताकि लगा भी दूं ना उसको वीडियो। अच्छा, ये रिक्शा इस तरह का है? अच्छा, तो बिल्कुल वैसी रिक्शा है। हाँ ये वो अपना देसी बंदा लेके आया हुआ है। अच्छा। और लोग उस पे बड़े खुश होकर घूम रहे हैं। सही। तो मैंने कहा वाह यार ये तो मुझे बड़ा मुझे जिस तरह का वीडियो अब मैं आप मुझे वीडियो लगाएं, मैं साइड में जो है ना उसको चलाना डन, मैं आपको ये भेजता हूँ। तो बल्कि और भी वीडियोस भेज दीजिएगा मुझको। बहुत सारी चीजें हैं वो मैं भेजूंगा। कुछ मैंने बनाने की कोशिश की थी जिसमें मैं अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने अक्सर इस वजह से मैं नहीं करता, मैंने कहा छोड़ो। नहीं लेकिन यार ये इट लुक्स लाइक अ गुड ऑप्शन। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत अच्छे लोग हैं। और कंट्री साइड अच्छा है इसका, जैसे यूके वगैरह ग्रीन होता है। बहुत खूबसूरत है। आई होप मेरे पास वो वीडियोस हों जो मैंने बनाई हो और जो कि मैं दिखा सकूं। बहुत खूबसूरत है, इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। इट्स द मोस्ट सोर्टेड आउट डेस्टिनेशन इन क्रू। माय वाइफ इज अ क्रू। तो वो यू कैन बिड फॉर, यानी कि मैं जब हंगरी में था, अभी मैं हंगरी से आपको पता है जब मैं, तो मैंने उसको बोला था यार बिड करके आ जा, वाइफ हो। तो हर महीने यू कैन बिड फॉर 5-6 फ्लाइट्स। तो उसमें ये होता है कि आपको दे देते हैं। मगर इट वाज द मोस्ट सोरेड आउट फ्लाइट बुदापेस्ट, तो मोस्ट। अच्छा उधर बहुत सारे कॉस्मेटिक्स चीज़ें हैं जो बहुत सस्ती हैं। इट्स 50 टाइम्स चीपर देन दुबई बेसिकली। तो उधर बहुत सारी चीज़ें बहुत चीप हैं। लाइक यहाँ पे मैंने करवाना है, मैंने कुछ करवाया, मेरा आधा रह गया। यहाँ पे एक सेशन मुझे करवाना था जो पूरा एक सेशन था 2000 दिरहम का। किस चीज़ का सेशन? एक कॉस्मेटिक टाइप का सेशन था। ओके 2000 दिरहम का एक सेशन था। हाँ। वहाँ पे मुझे 12 सेशंस मिले 1000 दिरहम के, राइट सेम चीज़ के। अच्छा मैं मेरा ये पूरा सेशन करने का खुद भी मुझे थोड़ा सा वो था कि यार एक नई जगह है जो मैंने आज तक नहीं सुनी थी, हंगरी, कि वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, ये सिनेरियो बना सकते हैं। दुबई के बाद में ये अच्छी लगी जगह, क्योंकि Right. दुबई के बाद बंदा कहीं और नहीं रह सकता। एग्जैक्टली दुबई के बाद बंदा कहीं और नहीं रह सकता। जो दुबई में याशी पूरी दुनिया में नहीं है। हाँ। और वो आप रेप्लिकेट कर सकते हैं या तो पाकिस्तान के अंदर, और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है ना, नहीं 5 घंटे की 6 घंटे की 6 फ्लाइट घंटे है। की flight है। अब वापसी की तो 4.5 घंटे की थी, जाने की 5 से 6 घंटे की है, डिपेंडिंग ऑन द एयर प्रेशर। हाँ। तो उधर जो है आप रेप्लिकेट कर सकते हैं हम्म। हंगरी में। क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे यार, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम भी आउटिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, लेट नाइट जाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं फैमिली वगैरह के साथ। सिक्योरिटी हमें चाहिए होती है, सबसे बड़ी चीज़ सिक्योरिटी चाहिए होती है, और सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है। वो सारी चीज़ें आपको हंगरी में मिलती हैं। इट्स अ टेक इन ऑल द डिपार्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए सेफ्टी है, उसके बाद रेसिज्म है। आई कैन नॉट टॉलरेट रेसिज्म। जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है कि भाई वो मेरी बहन वगैरह वहाँ पे रहती हैं वगैरह, तो बोलती हैं कभी कभार, तो जब हम सिडनी में जा रहे होते थे तो इट हैपेंड टू देम, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम, बट वन टाइम मैंने कहा कि भाई लोगों को उतारा है क्या यार, देसियों को हटाओ। कनाडा में बहुत होने लगा है अब। वो हक है उनका, हक है। जहाँ वहाँ पे जो हक है, हरकतें हो रही हैं, तो वो बेचारे कैनेडियंस का हक है। नहीं यार, बड़ा जबरदस्त जगह लगी मुझको यहाँ पर। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स स्टिल सिक्योर्ड, बहुत अच्छी जगह है। आई रियली लाइक, यानी कि सबसे अच्छी। यूरोप जाता है कोई बंदा तो वो हंगरी का इट वुड बी द लास्ट थिंग इन देयर माइंड। यार सारी मूवीज में हंगरी आ रहा है। हाँ मतलब वो बुदापेस्ट वगैरह की जो सारे उसमें आ लेकिन रहा फिर भी अगर मैं जा रहा हूँ तो हाँ। मेरा जर्मनी आ जाएगा, स्विट्जरलैंड आ जाएगा, इवन ऑस्ट्रिया आ जाएगा, ये फ्रांस आ जाएगा। ये जो दीज आर द प्लेसेस बेस्ट फॉर पीपल हु आर डूइंग जॉब्स। अच्छा ठीक है। हाँ, क्योंकि हंगरी हाँ, की जो हंगरी की वो सैलरी जो है, हाँ। सैलरी इनकम ब्रैकेट कम है, मगर वो भी अ लॉट ऑफ पीपल वर्क इन ऑस्ट्रिया, क्योंकि वो ऐसा ही है, दुबई अबू धाबी, और वहाँ पे यूरो चलता है, वहाँ पे हंगेरियन फॉरेन नहीं चलता। दे मेक मनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दे लिव इन हंगरी। राइट। वो सुबह जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, शाम को आ जाते हैं हंगरी में। अच्छा, देयर इज वन थिंग आई वांटेड टू नो, वंस यू हैव द रेजिडेंसी परमिट ऑफ वन कंट्री,
in EU. You can work anywhere in other अच्छा EU. काम भी कर सकते हैं काम कर सकते हैं ना. तो और अच्छा आप इस बिजनेस वीजे के ऊपर हाँ. आप जाएंगे तो आप स्विट्जरलैंड में भी काम स्विट्जरलैंड तो खैर एक अलग अलग ही एंटिटी हो नहीं, जाती तो है लेकिन अगर आप उधर जा सकते हैं तो 3 months के लिए तो यू कैन डू वर्क. अच्छा तरीका क्या क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आई हैव अ रेजिडेंसी परमिट. ठीक है. रेजिडेंसी परमिट के बाद क्या हुआ, आई कैन गो टू एनी EU बाय प्लेन फॉर 3 months, बाय ट्रेन जितने मर्जी भी. ठीक है. तो बाय कार जितने चाहूँ दिन चाहे रह लूँ 5 महीने 10 महीने, डजंट मैटर. बट बाय लॉ की बात करते हैं, बाय लॉ इट्स 3 months that I can stay in any EU country without any issue. सही And work as well over there. Till within 3 months, either I have to open a new business, or if I'm working in the company, that company needs to apply for my residency. राइट And that is very cheap, 120 euro की होती है. ठीक है. And I have an option to either keep 2 residencies, or I have an option to cancel 1 residency. ठीक. A lot of people keep the Hungarian residency due to taxation and cheap living. They get अच्छा उसमें ये भी होता है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं. मैं आई डोंट नो हाउ सस्टेनेबल दिस इज. ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो ये लोग करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, क्योंकि दे डू नॉट स्टे ओवर देयर फॉर 3 months, क्योंकि वो जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, तो रहे ही नहीं कभी. हाँ ठीक है. और उनको सैलरीज भी मिल रही हैं ठीक ठाक. हाँ. ठीक. तो वो सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं. ठीक. या फिर हफ्ते भर में, जैसे अबू धाबी में होता है, अबू धाबी वो होता है 2 घंटे की ड्राइव है, तो इट्स नॉट दैट मच. तो अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट. लोग जर्मनी में भी काम करते हैं, 8 घंटे की ड्राइव है और 4.5-5 घंटे की ट्रेन है, ऐसे ही कुछ. तो वो हफ्ते भर में आ जाते हैं. वो लोग रहते हैं हंगरी में क्योंकि सेफ है. इट्स नॉट लाइक जर्मनी वगैरह, बहुत ज़्यादा सेफ है. तो पीपल वर्क इन म्यूनिक वगैरह में काफ़ी जॉब्स हैं, तो जॉब उनको मिल जाती है. और वो क्योंकि उधर रहने की जगहें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं करीब में, तो वो फैमिली को हंगरी में छोड़ते हैं, खुद उधर काम कर रहे होते हैं. क्योंकि नॉर्मल सभी घरों को, खड़िया सभी घरों को 1500, 1700, 2000 यूरो का मिलता बिल्कुल है. बिल्कुल ये मैंने सुना जर्मनी हाँ, एक्सपेंसिव है. बहुत एक्सपेंसिव है. ऑस्ट्रेलिया भी बहुत एक्सपेंसिव है. और उसके बीच में ये एक खूबसूरत सा फूल की तरह निकलता है कि आओ. तो उनके लिए तो वर्क जो करीब में है तो उनके लिए बहुत इजी होता है कि वो कम्यूट कर लेते हैं. कहते हैं कि यार मैं कमाऊंगा यूरो में, यानी कि अगर मैं 3000 यूरो कमा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे रह रहा हूँ जैसे मैं 30,000 दिरहम कमा रहा हूँ. सही ठीक. सही. और मगर जॉब वालों के लिए इसलिए अदर प्लेसेस आर मच मोर ल्यूक्रेटिव. और बिजनेसमैन के लिए तो अगर हंगरी के अलावा कहीं जाता तो पता नहीं क्यों जाता. अच्छा सही सही. वो जॉब वालों को देख के जाता है, ओए फलाना बंदा मेरा वो जर्मनी में है, या तो स्टूडेंट पे गया है भाई, या फिर वो जॉब कर रहा है. राइट. ठीक. तीसरा बिजनेस तो नहीं कर रहा होगा, कोई पागल ही होगा. वो बेल्जियम में 67% टैक्स देगा. ठीक. अपने कंपनी के ऊपर. तो हंगरी इज बेस्ट फॉर पीपल हु आर मेकिंग मनी इधर इन दुबई, या फिर रेंटल्स वगैरह आ रहे हैं. बिजनेसमैन के लिए तो हेवन है. इट्स अ वेरी अमेजिंग प्लेस टू लिव इन. और अगर आप बिजनेस का इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है. इफ आई स्टार्ट ऑन बिजनेस, उसके लिए आपको 2 घंटे का अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा. सिर्फ बिजनेस के लिए होगा. अब क्वेश्चन जो आएंगे ना वो कमेंट सेक्शन में आएंगे. अच्छा, तो वो जो कमेंट सेक्शन नहीं कमेंट सेक्शन में आएंगे. कमेंट सेक्शन जब कमेंट सेक्शन, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उसमें कमेंट डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें. तो वो जब कमेंट सेक्शन और मैं नया ऑप्शन डालने वाला हूँ उधर, वो क्या होता है, ज्वाइन द मूवमेंट, ज्वाइन द हंगरी मूवमेंट, ज्वाइन द हंगरी मूवमेंट. हाँ, चलो हंगरी चलो. आप पे पेज शुरू कर दें. हाँ, चलो हंगरी चलो. सही. तो वो मैं उसके अंदर जब कमेंट्स आएंगे ना तो मैं आपको कहूंगा कि आप उसमें खुद ही जाके जो है ना कमेंट पे रिप्लाई करें, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि चक्कर क्या है. क्योंकि इस वीडियो के नीचे जो है ना वो यूट्यूब पे जब जाएगी ना तो वो लोग अगर पूछते हैं कुछ, आप जो पूछें तो ठीक है. जॉब के लिए बाकी एक व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर. तो वो आपके पास अगर कोई क्यूरी आती है तो वो आपके पास डायरेक्ट आ सकता है अगर किसी को आना हो. ठीक है, मोस्ट वेलकम. सही है ना, जबरदस्त. आपके रेफरेंस से आया, आपका बता के. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ये जरूरी है, अगर इनके रेफरेंस से नहीं आया तो आई विल नॉट बी एबल टू एंटरटेन इट प्रॉपर्ली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है जिनके साथ मैं एज अ वेंडर हूँ. हाँ, कुछ नहीं पता कि कहाँ से आ रहे हैं तो और वो अच्छा नहीं लगता कि इफ आई कम इन द मार्केट डायरेक्टली तो कहेंगे भाई वो आप जो प्राइस देते हैं वो हम दे नहीं सकते, तो आप आओगे तो फिर हम आपके साथ काम नहीं. आई अंडरस्टैंड. तो दे नीड टू लेट me know that they are coming from your side, तो फिर according to that I can get it. और अगर पब्लिकली कुछ पूछना तो वो कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं. वो जो भी है हाजिर है. बिल्कुल जबरदस्त. चले यार, जबरदस्त. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. जज़ाकल्लाह खैर.